शख्स ने कभी कोई गलती नहीं की, इसका मतलब यह है कि उसने कभी कोई नया काम किया ही नहीं। अंडरस्टैंड? भाई जब कोई नया काम करेंगे तो गलती होगी, गलतियों से तो इंसान सीखता है, गलतियों से सीखता है। बच्चा जब चलना सीखता है कितनी दफा गिरता है, इमेजिन करें। अगर रास्ते में कोई रुकावट ना हो तो सेल्फ स्टीम नेचुरल होती है, हाई सेल्फ स्टीम नेचुरल होती है। ये रुकावटें हैं जो वो ये काम कर देती हैं। कोई कामयाबी आखिरी कामयाबी नहीं, कोई नाकामी आखिरी नाकामी नहीं है। हर नाकामी के बाद कामयाबी आ जाती है और हर कामयाबी के बाद आपको अगली कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लिहाजा जो लोग अपनी नाकामी का रोना रोते हैं उनको ये बात समझ में नहीं आती कि हर नाकामी आपको कुछ सिखाती है। बेसिकली सेल्फ स्टीम इज द फीलिंग अबाउट योरसेल्फ। ये आपकी अपने मुतल्लक एक सोच है। उसने वो अपनी नाकामियां नहीं गर्दानी, उसने कहा मैंने तो वो तरीके दरियाफ्त किए हैं कि लोग नाकाम किस तरह होते हैं। जिंदगी तो मजमुआ है नाकामियों और कामयाबियों का। अगर आप नाकामियों पे इस तरह सर पटकते रहेंगे तो जिंदगी कैसे गुजरेगी? दे वरी अबाउट एवरीथिंग एंड डू नथिंग। ये हर चीज के मुतल्लक परेशान होंगे लेकिन करेंगे कुछ नहीं। हमारे माशरे में बेशुमार ऐसे करैक्टर हैं, ओ जी फलां ने ये कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपके सामने जिन दो टीचर्स ने पहली वर्कशॉप के पहले सेशन का जो खुलासा बयान किया, उससे जो बात मेरी समझ में आई है वो है बहसीयत मुसलमान और ख़ुसूसन बहसीयत ख़वातीन उसातिज़ा कराम हमारी ज़िम्मेदारी। और इसमें यकीनन ये बात भी सामने आई कि हम सब की तख्लीक का मकसद क्या है, हम सब की तख्लीक का मकसद क्या है, ये बात भी सामने आई। देखें, जिस डिगर पर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, जिस रवश पर, जिस तरीक़ाकार पर कसीर तादाद मुसलमानों की जो ज़िंदगी गुजार रही है, वो ज़िंदगी ये है कि आप किसी घर में पैदा होते हैं, वहाँ पर अपना बचपन गुजारते हैं, लड़कपन गुजारते हैं, जवान होते हैं, शादी हो जाती है, फिर आपके बच्चे होते हैं, वो जवान होते हैं, आप बूढ़े हो जाते हैं और आप मर जाते हैं। यानी इस रवश पर हर बंदा अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। अगर तो इंसान की तख्लीक का यही मकसद होता कि वो किसी घर में पैदा हो और ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहल गुजार कर फोत होने के बाद वापस चला जाए, तो फिर इस चीज़ के लिए तो अल्लाह ताला ने इतनी मखलूक़ात पैदा की थी जो इसी रवश पे ज़िंदगी गुजार रही है। अब किसी जानवर को देख लीजिए, गायें, भैंस, बकरी, दरिंदे सब इसी रवश पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो पैदा होते हैं, छोटे होते हैं, जवान होते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, वो बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं। अगर तो यही रवश इंसान ने इख्तियार करनी थी तो फिर इंसान को अशरफुल मखलूक़ात क्यों कहा गया? ये तो बिल्कुल जानवरों की तरह की ज़िंदगी है, एक मादी ज़िंदगी इस तरह गुजार जाना। तो अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है तो उसका मकसद भी मुतय्यन कर दिया है। कुरान पाक में इरशाद खुदावंदी है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नों और इंसानों को तो पैदा ही अपनी इबादत के लिए किया। यानी आपका मकसद ज़िंदगी का मुतय्यन कर दिया गया कि आपने बंदगी इख्तियार करनी है, ठीक है। और फिर जब आलम अरवाह में जब तमाम अरवाह को एक ही वक़्त में तख्लीक किया गया था, कुरान पाक में इसका जिक्र मिलता है, तमाम इंसानों की रूहें, चाहे वो अब ईसाई हैं, मुशरकीन हैं, मुसलमान हैं, तमाम अरवाह अंबिया की भी, आम लोगों की भी एक ही वक्त में तख्लीक की गई थी। और फिर सबको बिठाकर जो है वो एक सवाल अल्लाह ने किया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, बताओ तुम्हारा रब कौन है? तो सब ने बैक आवाज़ कहा था कि तू ही तो हमारा रब है जिसने हमें तख्लीक किया।
फिर वादा लिया गया कि तुम लोगों को इम्तिहान के लिए इस दुनिया में भेजा जाएगा। और उसके बाद वो तमाम अरवाह जो हैं, हम उस हकीकत को नहीं समझ सकते कि अब वो किस पोजीशन में है वहां पर। तो तमाम अरवाह बारी बारी इस दुनिया में आ रही हैं। वादा वहां पर किया हुआ है कि तेरा हुक्म मानेंगे, तेरी बंदगी इख्तियार करेंगे, लेकिन यहां पर आके भूल गए। यहाँ का जो हमारा जिस्म मादी जिस्म है, जो कि तख्लीक है इस दुनिया की, इस मादी दुनिया की, यहाँ पर तख्लीक हुआ है, लेकिन इसमें जो रूह फूंकी गई है वो आलम अरवाह के ज़माने में तख्लीक की गई थी। तो हर जिस्म जो है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, एक उसका मादी जिस्म है, एक उसका रूहानी जिस्म है। मसला अब सिर्फ ये बन गया है कि हमने अपने जिस्म के ऊपर मादियत का इतना ज़्यादा असर कर दिया है कि हमारी रूहानियत जो है वो दब के रह गई है, उसके ऊपर मादियत गालिब आ गई है। जितनी भी नेकियां सरजद होती हैं, जितने भी अच्छे काम सरजद होते हैं, वो उस रूह के ज़ेरे असर होते हैं, और जितने भी बुरे काम सरजद हो रहे हैं इस मादी जिस्म के तहत सरजद हो रहे हैं। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इंसान के साथ एक शैतान होता है, यानी जो उसको बुराई के लिए वर्गलाता है, अल्लाह का दिया हुआ सबक भुला देता है। तो किसी सहाबी ने जुर्रत कर ली, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी है, यानी ये शैतान आपके साथ भी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ मेरे साथ भी है, लेकिन मैंने उसे मुसलमान कर लिया है। यानी ये मादी जिस्म तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी मौजूद था, उन्हें भी तकलीफ होती थी, उन्हें भी भूख लगती थी, वो भी खाते थे, पीते थे, सोते थे, उठते थे, बैठते थे, दुख दर्द सब कुछ होता था। क्या जब आपका बेटा फौत हुआ तो कितनी तकलीफ हुई थी, आप रोए थे कि नहीं रोए थे? इतना रोए थे, इतना रोए थे कि पास गालिबन हजरत उमर फारूक थे या हजरत उस्मान गनी थे, उनमें से कोई मौजूद थे, तो उन्होंने आपको जो है वो दिलासा दिया कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इतना रोएंगे तो फिर उम्मत को क्या सबक मिलेगा? आपने तो खुद कहा था कि इस तरह मामला नहीं होना चाहिए, रोने धोने वाला मामला। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रो बैठे, उसके बाद जब खामोश हुए तो कहा कि मैंने ये जो अक्सर पेशतर लोग गिला शिकवा करते हैं ना मौत पर, मैंने उससे मना किया था, लेकिन ये जो पिदराना मोहब्बत है बाप के दिल में, वो तो नहीं मैंने ख़त्म करने के लिए कहा था। तो वो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खुतबा है उसके ऊपर कि मुझे बड़ा दुख है, बड़ा सदमा है बेटे तेरे जाने का, लेकिन अगर मुझे ये यकीन ना होता कि कल हमारी मुलाकात होगी तो शायद मुझे करार ना आता। तो मुझे करार सिर्फ इसलिए आया कि मेरे अल्लाह ने वादा किया हुआ है कि तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे बेटे के साथ आखिरत में होगी, तो उस मुलाकात की वजह से मुझे करार आ गया, वगरना मामला क्या था। तो ये जिस्म तो हर एक के साथ लगा हुआ है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर चूंकि रूहानियत गालिब थी, तो ये उनसे किसी गलती के सरजद होने का इम्कान ही नहीं था, और वैसे भी वो अल्लाह की हिफाजत में थे, अल्लाह की हिफाजत में थे। लेकिन हम लोगों का मामला ये है कि हम लोगों के साथ दोनों अजसाम है, रूहानी भी है, मादी भी है। अब कामयाब शख्स वही है जिसने अपनी रूहानियत को अपनी मादियत के ऊपर गालिब कर लिया। जब वो गालिब हो जाएगा तो फिर मादियत के तमाम तकाजे रूहानियत के मुताबिक होंगे। खाना पीना किसी ने मना करार नहीं दिया, सोना उठना बैठना, अजीज़ों कारब से मिलना, बच्चों से मोहब्बत करना, बड़ों को अदब करना, इसे किसी ने नहीं मना किया। जो खुलासा आपने पेश किया वो बेसिकली यही है कि इंसान इस दुनिया में आकर अपने रब का पैगाम भूल गया है। जैसे इरशाद खुदाबंदी है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे किस चीज़ ने अपने रब के मामले में धोखे में रखा है। यानी हम धोखे में आ गए हैं, हमने इस दुनिया को ही सब कुछ समझ लिया है, इस दुनिया को ही सब कुछ समझ लिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह के नज़दीक इस दुनिया की हकीकत एक मक्खी के पर के बराबर भी नहीं, और अगर इसकी कोई अहमियत होती तो क्या काफरों को ये मिलती, मुशरिकीन को ये मिलती, अल्लाह के नाफरमानों को ये मिलती? नहीं। अगर इसकी कोई अहमियत अल्लाह के नज़दीक होती, इसकी अहमियत अल्लाह के नज़दीक एक मक्खी के पर के बराबर भी नहीं है।
तो बहरहाल जिंदगी का मकसद, उसका मैनुअल, कोड ऑफ कंडक्ट, सब कुछ, ज़ाब्ता अखलाक, ज़ाब्ता हयात जो है हमारे सामने है। अब किसने उसे पिकअप करना है, किसने उसके ऊपर अमल करना है। ये जो दुनिया की ज़िंदगी है, वैसे ही अब कहते हैं जी बड़ी आरजी ज़िंदगी है, बड़ी मुख्तसर ज़िंदगी है। अब यकीन माने इस दुनिया में बैठे हुए महसूस होता है। कभी आप नज़र दौड़ाएं तो आपको अपने पिछले जो गुज़श्ता साल गुजरे हैं, 15, 20, 25 साल, आपको ऐसा लगेगा जैसे कल का वाक़या है। इतनी जल्दी से टाइम जो है वो निकला जा रहा है, वक्त जो है इतनी तेज़ी से गुजर रहा है। और यही वजह है कि वो जब ये रोज़े आखिरत को इंसान उठाए जाएंगे और इनको जब दुनिया के मामला याद आएंगे, इनसे पूछा जाएगा कि बताओ कितनी देर दुनिया में रहे, तो जिसने 100 साल की भी ज़िंदगी गुजारी होगी वो कहेगा शायद एक पहर यानी 3 या 4 घंटे, शायद एक दिन या एक रात, इससे ज़्यादा का तसव्वुर ही नहीं है कि दुनिया में वक्त गुजारा होगा। यानी ये दुनिया की हकीकत सिर्फ इतनी सी है। ठीक है, तो बहरहाल जो आपने सुना, अक्लमंद इंसान वही होते हैं कि जो चीज़ दिल को भा जाए और आपका अंदर का ज़मीर जो है वो कहे हाँ ये बात सच्ची है, अब उसके ऊपर दिल ठोक लेना और उसको अपनी ज़िंदगी में अपना लेना, वही शख्स जो है वो अक्लमंद भी कहलाएगा और कामयाब भी कहलाएगा। और जिसने ये हकीकत जानकर भी और ये सोचा कि शायद मेरी कमज़ोरियां हैं, मेरी मजबूरियां हैं, मेरी मसरूफियत है, मेरा ये है, ये कोई उज़र नहीं है, ये कोई उज़र नहीं है जो वहाँ पर पेश किया जा सकेगा। हम कोई टॉपिक आपके सामने ऐसा रखते हैं जिससे जो है वो ये सेशन भी कंप्लीट हो जाए, ये जो 20-25 मिनट का रहता है, और आपको कुछ जो है वो नो हो भी हो जाए। कुछ चीज़ें हैं बड़ी कॉमन सी जो मैंने देखी कि टीचर्स में उसकी कमी होती है, उसका कॉन्सेप्ट नहीं होता। अभी तक हम जितनी बातें कर रहे थे ये थी बेसिकली आप जिस सब्जेक्ट को भी पढ़ा रहे हो, चाहे मैथ, चाहे सोशल स्टडीज़, चाहे साइंस, चाहे उर्दू, कोई सब्जेक्ट भी पढ़ा रहे हो, उसके लिए वो जितने टूल्स आपको बताए हैं वो कॉमन थे। यानी मेथडोलॉजी थी, मेथड्स ऑफ टीचिंग थे, बच्चों की साइकोलॉजी के हवाले से आपके रवैये थे, आपने किस तरह उनको डील करना है, ये बातें थी, वो सबके लिए कॉमन थी। ये ज़रा एक समझ लीजिए स्पेसिफिक मामला है मैथ्स के हवाले से। ठीक है, डेसिमल सिस्टम, जिसे आप अशारी निज़ाम भी कह लेते हैं। देखिए बेसिक 4 ऑपरेशंस हैं मैथ्स में, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जमा करना, तफरीक करना, ज़रब करना और तकसीम करना। ये बेसिक 4 ऑपरेशंस होते हैं। और आगे जितने भी मैथमेटिक्स के, अलजबरा के कॉम्प्लिकेटेड किस्म के मामलात हैं, उनमें यही 4 बुनियादी ऑपरेशंस हैं जो बार बार आते हैं। ठीक है, अब इनके ऊपर आपकी जब तक दस्तरस नहीं होगी मैथ में आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इनके ऊपर दस्तरस ना सिर्फ होल नंबर्स की, यानी सिंपल 3, 2, 1, 4, 5, 6, 1, 2, 1, इसको प्लस करना, ये तो सिंपली हर कोई कर लेता है। उसको हम एक अमाउंट लिख के दें, 35 प्लस 79 प्लस 89 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, तो वो फौरन इसको प्लस करके या माइनस करके, यहाँ पे माइनस लगा दें तो माइनस कर लेगा, वो करके आंसर निकाल देगा। लेकिन जो ही हम कोई क्वेश्चन में डेसिमल डाल देते हैं तो सबकी सोचें जो हैं, ज़्यादातर की सोचें जो हैं वो तहैयर हो जाती है कि अब क्या होगा, दरमियान में एक पॉइंट आ जाता है, अशारिया आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल 3.3 प्लस 9 प्लस 0.0007, ठीक है, प्लस 89 जी, इसको प्लस करना, 89 प्लस 3.3 प्लस 9 प्लस 0.0007, कौन करेगा? बस ओनली वन,
अब देखिए वही बात मैं कर रहा था तो वो सामने आ गई। इसको कौन प्लस करेगा? ये वाला सवाल कौन हल कर सकता है? हाथ खड़ा करें ना भाई, हाथ खड़ा करेंगे तो प्लस का सवाल है। अच्छा वैसे ही यहां पर आने से डर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है ना। आप आइए जी जी, यस यू ट्राई करके देखें, करके तो देखें ना कैसे करेंगे आप। शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, अमेजिंग जी। आप आ जाए तो मुंह उधर कर लिया, बिल्ली नहीं देख, बिल्ली देख रही है। आप आए जी पीछे, 3rd नंबर। हाँ जी, अभी मैं पूछूंगा मैथ कौन पढ़ा रहा है तो किसी ने नहीं मानना मैथ पढ़ाते। आप करोगे? आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ। 1 मिनट जी, ये यहां पे कीजिए। अच्छा जी, आप आए। आप ये इसमें क्या गलती है निकालिए, गलती निकाल। अंडे नहीं लगाए थे इसमें जी। आप बताइए क्या गलती है? ठीक है जी, अच्छा जी, चलें जी। अब ये है कि इस डेसिमल सिस्टम को पूरे हॉल में से एक टीचर ने किया, चलें उसको अंडरस्टैंडिंग थी सिस्टम की, उसने कर लिया। वैसे एक मिस्टेक आ गई, वो दूर कर ली। लेकिन 2-3 टीचर्स हैं जो सिर्फ उठी हैं, ठीक है। अब हम आपको क्वेश्चन देंगे, आप अपने पेज पर सॉल्व करके लेकर आएंगे। 371 प्लस नकल मारने की भी इजाजत है। 371 प्लस 1.1 प्लस 0.0091 प्लस 7। ये जल्दी से हल कर ले। ये हाथ से गलत था। सही है। इधर से कोई नहीं उठा अभी तक। आप चेक करें। एक क्वेश्चन आपके सामने हो गया था, वैसे आपका आइडिया जो है वो बन जाना चाहिए था। नहीं नहीं, गलत। मकसद जो था वो ये था कि आप को पता चल जाए कि यानी ये क्वेश्चन जो हैं अगरचे बड़े आसान हैं, लेकिन इनको करने का एक सिंपल सा छोटा सा सीक्वेंस होता है, उसको आप अंडरस्टैंड कर लें। देखें, जब तो एक सिंपल रकम होती है, जैसे मैंने पहले लिखा 37 प्लस 971, इसको प्लस करना है तो सबके लिए बड़ा ही आसान होता है। किसी एक को ऊपर लिख लें, किसी एक को नीचे लिख लें। जब प्लस करना हो तो इनकी तरतीब भी चेंज करने से कोई मसला नहीं होता। हाँ, जब माइनस करना है तो फिर ज़ाहिर है फर्स्ट वाली ऊपर और सेकंड वाली नीचे आनी होती है। तो अगर ये ऊपर नीचे भी आप लिखें 37 और अब इसके नीचे दूसरी रकम लिखनी है, तो ये लिखने का जो तरीकाकार है, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपने यूनिट से लिखना शुरू करना है, यूनिट आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 100 आएगा, फिर 1000 आएगा। तो अगर नहीं तो मैं एक आसान झटका अंदाज बता देता हूँ। इसे राइट साइड से लिखना शुरू करते हैं।
यहां पर आ गया 1, यहां पर आ गया 7 और यहां पर क्या आ गया 9, और आप इसको जो है वो प्लस कर लेते हैं। यही आता है आंसर। अच्छा, अब जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि जब एक डिजिट कोई लिखा हो, ये 2 लिखा हुआ, ये अकेला 2 नहीं होता, इसके साथ और बहुत सारी वैल्यूज जुड़ी हुई हैं जो कि अंडरस्टूड होती हैं लेकिन लिखी नहीं जाती। फॉर एग्जाम्पल, इस 2 के एंड पर एक पॉइंट है, लिखने का फायदा नहीं, अंडरस्टूड होता है, ठीक है। इसके बाद काफी सारे जीरो हैं जितने आप लगा सकें। इस 2 के स्टार्ट में काफी सारे जीरो हैं जितने आप लगा सकें, ठीक है। ये 2 जो है ये 1 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 जो है ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 2 में 0 प्लस हो रहा है और 0 माइनस भी हो रहा है। ये सारे प्रोसेसेस इसके साथ हो रहे हैं, लेकिन हम लिखते इसलिए नहीं है कि ये अंडरस्टूड है। ये अंडरस्टूड है कि इसमें इसके एंड, हर डिजिट के एंड पे पॉइंट होगा अगर पहले से मौजूद नहीं है तो, हर डिजिट के एंड पे पॉइंट होगा अगर पहले से मौजूद नहीं है, और उसके बाद बेशुमार जीरो होंगे, उस डिजिट के स्टार्ट में बेशुमार जीरो होंगे, ठीक है ना। वो डिजिट जो है वो 1 से डिवाइड हो रहा होगा, वो डिजिट 1 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, उसमें 0 प्लस हो रहा होगा, उसमें से 0 माइनस हो रहा होगा, और आगे चलूं तो उसकी पावर भी 1 होगी। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जाके यूज होगा, उसकी पावर भी 1 होगी। तो ये बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो इसके साथ हो रहे हैं। हमें चूंकि उनकी जरूरत नहीं होती हम लिखते नहीं, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे। देखें, एक शख्स ने या एक अदारे ने सिक्योरिटी गार्ड्स रखे होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड का क्या काम है कि अगर दुश्मन आए तो उनको उड़ा दिया जाए। उनके हाथों में गन्स पकड़ी हुई हैं लेकिन वो इस्तेमाल ही नहीं करते। क्यों इस्तेमाल नहीं करते? जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो फिर वो इस्तेमाल कर लेते हैं। यही मामला है कि जब इन वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी तो उनको यूज करेंगे। अच्छा, अब देखिए, इट्स वेरी सिंपल। अब देखिए, इसी फार्मूले को या इसी अंडरस्टैंडिंग को सामने रखते हुए हम इन रकमों को आपस में बड़ी आसानी से प्लस कर सकते हैं। असल में तो मसला सिर्फ लिखने का है कि कौन सी रकम किसके नीचे आनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप सबसे पहली रकम लिखे 371, लिख लिया। चूंकि बाकी जो रकमें हैं उनमें पॉइंट मौजूद है, तो फिर इसका भी तो पॉइंट है। वो कहां पर है वो आप बताएंगे। अब आपका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अब मैंने समझा दिया। इधर यहां पे, अच्छा चले, यानी जहां पे डिजिट एंड होता है वहां पर पॉइंट मौजूद है, ठीक है। अब हमने ये लिख लिया 371, पॉइंट कितने जीरो आगे चाहिए हम बाद में देखते हैं। अगर आप पहले भी देखना चाहे तो देख सकते हैं। सारी रकमें चेक करें, सारी रकमों में जहां पर पॉइंट है वो भी चेक कर लें। इधर पॉइंट है, इसके बाद कोई रकम नहीं, इधर पॉइंट है, एक रकम है, इधर पॉइंट है, इसके बाद कितनी रकमें हैं? 1 2 3 4। इसका मतलब है पॉइंट के बाद 4 जीरो आपको दरकार है, ठीक है। तो पहले लगा लें 1 2 3 एंड 4। ये पहली रकम हमने लिख ली। बाहर क्या लिखा हुआ था? 371, लेकिन हमने लिखा 371.0000। इससे रकम में कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने बताया कि ये रकमें ऑलरेडी उसके साथ मौजूद हैं, ठीक है जी। अब दूसरी रकम लिखना इतनी आसान हो गई, उसका तरीकाकार ये होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखिए, उसकी राइट साइड वाली रकमें राइट साइड पे, लेफ्ट वाली लेफ्ट साइड पे। अब राइट वाली राइट पे आ जाएगी 1 और लेफ्ट वाली लेफ्ट पे आ जाएगी 1। क्लियर? अब चूंकि ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, जैसे एक आध टीचर ने करके दिखाया, कर सही लिया, लेकिन यह है कि ये एग्जामिनर को भी अंडरस्टैंड करवाने के लिए, उसके लिए चेक करना आसान हो जाए, आप क्या करेंगे? इधर भी 0, इधर भी 0, इधर भी, इधर भी, इधर भी। इसलिए कि इनकी वैल्यूज कोई नहीं, लेकिन ये अपनी जगह बना लेते हैं जिससे हमें प्लस माइनस करना आसान हो जाता है, देखना आसान हो जाता है, ठीक है। अगर जो 7 में 0 प्लस हो गए 7 ही आना है, ना भी लिखेंगे 7 ही है, लिख लिया तब भी 7 ही है, लेकिन लिखेंगे इसलिए
कि चेक करने के लिए कि भी आसानी पैदा हो और हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। अगली रकम लिखनी है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, उसके बाद 0091 0091, उसके बाद 7 का पॉइंट कहां पर होता है? बिल्कुल एंड पर। यहां पे जो जगह खाली है इधर आप 0 लगा सकते हैं, 1 0 इसके नीचे, फिर इसके नीचे और फिर इसके नीचे। अब 7 आपने लिख रहा है तो उसका पॉइंट एंड पर है वो लिखा, और इस तरफ 7 है तो 7 लिख लिया, बाकी जितनी खाली जगह वहां पे 0 आ जाए। अंडरस्टैंड? रकम लिखने का तरीका आना चाहिए कि डिजिट्स कहां कहां पर आने हैं। उसके बाद तो ये अब प्लस का सवाल बन गया, ये तो आप 1 क्लास के बच्चे से भी करवा सकते हैं कि 0001 कितना बनता है? 1, और 0090 कितना बनता है? 9, 0000 कितने बने? 0, 01001, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 and 1 2 and 7 9, और फिर ये 7 और फिर ये 3, तो ये आंसर आया 379.1091। ये मुश्किल था, लिखने में थी। अब तो आप करके दिखाएंगे, सबसे पहले आपसे चेक करना है। आप नोट कर लें, मुझसे अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो अभी पूछ लें, क्योंकि अब जो मैं सवाल दूंगा उसमें कोई उज़र नहीं होगा, आपने करके दिखाना। ओपन क्वेश्चन करें जो आपके जहन में आया इसके हवाले से। अभी चूंकि मैं प्लस के क्वेश्चन कर रहा हूं, मुझे अभी को मल्टीप्लिकेशन का सवाल ना करें, जब मैं वो समझाऊंगा फिर कर लीजिएगा, वरना टाइम वेस्ट होगा आपका। प्लस के हवाले से, और माइनस का प्रोसेस भी यही है, माइनस का प्रोसेस भी यही है। कोई क्वेश्चन क्लियर है? लीजिए जी, सवाल आ गया नया जो आपने करना है। 13 प्लस 1.7 प्लस 0.00007 कर दीजिए जी जल्दी से। जो सबसे पहले करे उसके लिए शाबाश। .0007, 1.7 and 3, सर जी 13 है, 13। बस ठीक है, आपका क्वेश्चन ठीक है, बस वो 0 पूरे कर ले जो मैंने कहे थे, आपने भी नहीं किए, कर लीजिए। इससे जो है ना मुझे भी चेक करने में दिक्कत होगी, अगर मुझे दिक्कत हो रही है तो आपके एग्जामिनर को भी दिक्कत होगी। ये देखें, ये हुआ ना मेथड, ये बिल्कुल एक साइज के लफ्ज 7 एक नीचे आप काम कर गए, 7 के नीचे 7 नहीं आया, 7 वो इधर उधर हिल गया है। इधर लाइएगा, इधर लाइएगा, हेलो 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 दिखाइए, ठीक है, सही है, ठीक ठीक, दूर से दिखा दे पता चल जाएगा, सही है। हाँ जी, ऐसे करे ना सीधा, आप ऐसे, हाँ, अभी कोई ऐसी इंसानी नजर पैदा नहीं जो इस तरह जाके चेक करे, जो ऐसे जाए, ऐसे घूम के फिर अंदर से तैर के जाए चेक करने के लिए। ठीक है जी, हाँ जी, 14.70007, भाई किसी एक का भी गलत नहीं हुआ अभी तक है जी। मैं कब कह रहा हूं गलत है, लेकिन अगर कभी मौका मिला तो फिर वर्कशॉप में ये बात भी होगी कि फर्क तो उससे कुछ नहीं पड़ता, लेकिन एग्जामिनर को आपने खुश करना है, उसके लिए आसानियां पैदा करनी है। ठीक है, सही है, सही है, सारे सही हैं भाई, एक भी गलत नहीं आया। एग्जामिनर हो सकता है घर से लड़के आया हो और उसे बहाना चाहिए आपका सवाल गलत करने का। ठीक है, घर से लड़के आया हो, टेंस हो बहुत ज्यादा, माशरे में माशी हालात, ये वो बड़ी परेशानियां होगी ना, ये तो जमाना भरा हुई दुखों से है। ठीक है, तो वो दुखी होगा बेचारा पहले से, वो दुखी इंसान तो बड़ी जल्दी छिड़ता है। और आपने अगर कोई बहाना उसको दे दिया कि आपका सही किया हुआ सवाल उसकी समझ में नहीं आया, अबतरी थी उसमें, फौरन क्रॉस होगा। इसलिए हिकमत के साथ उसके साथ, बेसिकली ये जो आपका पेपर होता है ना,
ये जो आपका पेपर है, ये है आपका कासद, आपका पैगंबर, ये आपका पैगाम लेकर एग्जामिनर तक पहुंचता है। और वहां पर तो आप मौजूद नहीं होते, आपका पेपर मौजूद होता है। आपकी नुमाइंदगी कौन कर रहा है? आपका पेपर। और अगर आपका पेपर खूबसूरत नहीं है और उसमें हाशिए नहीं लगे हुए, ठीक, लिखाई साफ नहीं है, एग्जामिनर के लिए आपने आसानियां पैदा नहीं की, बल्कि उसे जान जोखों में डाल दिया उसकी कि ढूंढ ढूंढ के पता करो कि इसने सही किया कि गलत किया। लेकिन जो ही आप जीरो जीरो लगाकर सारी खाली जगह पुर कर देती हैं तो बड़ा ही सिंपल हो जाता है उसको चेक करना। ठीक है, आसानी पैदा करनी है। आपने जो क्वेश्चन किया उसका आंसर मिल गया ना, आप गलत वो भी नहीं है जो आपने किया, जीरो जीरो नहीं लगा, लेकिन एग्जामिनर के लिए प्रॉब्लम हो सकती है उसे चेक करने में। ठीक है, तो आप आसानी पैदा करें उसके लिए। लीजिए, ये सबने कर लिया, अब एक और लिखते हैं। ये शायद कुछ लोग गलत कर लें। 17.7777 जी जी, माइनस 17 में से इतनी बड़ी रकम माइनस करनी है, 0.7777। क्या बात है, प्रिंसिपल हो तो इस तरह के। ठीक है जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ना जी ना, वो बात को अंडरस्टैंड करें ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर लेफ्ट वाली रकम लेफ्ट पे, राइट वाली राइट पे। पहला तो आपने ये काम किया, मैंने पहले कहा था कि सब्ट्रैक्शन करते हुए पहली रकम को ऊपर ही लिखना है, आपने पहले वाली नीचे लिख दिया, ये गलती हुई है जी। सही, बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही। एक रकम का काट लेगी 7777 4 जी, बिल्कुल ठीक है। कोई चीज समझाने के बाद स्टूडेंट्स को फिर होमवर्क देते हैं, तो होमवर्क दे दो जो घर से करके लाएंगे। चलिए नोट कर लीजिए, कल ये अलहदा पेजेस पे सॉल्व करके ना तो अपने अपने नाम से आपने जमा करवा देनी, और करनी खुद है, चाहे गलत करें। यकीन माने मैं सही बता रहा हूं, आप गलत भी करेंगे तो मुझे खुशी होगी। वजह मुझे ये पता चलेगा कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया कि नहीं किया। अगर आपने नहीं किया मैं दोबारा समझाने वाला बनूंगा, और अगर नकल मार के सारा कुछ करके दे दिया तो मेरे सामने से असल तस्वीर छुप जाएगी। ठीक है, नुकसान फिर आपका ही होगा। मैंने ना तो आपके नाम से किसी को बताना है जिसने इतने कम नंबर लिए हैं, ठीक है, ज्यादा के बता सकता हूँ, काम वाले के नहीं बता सकता। ठीक है, ये असूल मैंने भी अपनाया हुआ, आपने भी क्लास में अपनाना। ठीक है, ये नहीं करना हाँ जी जैद खड़ा हो जाए बड़ा निकम्मा है, हमेशा 2 नंबर, ये देखें 30 में से 2 आए, ये काम नहीं करना। अच्छे वाले को जरूर खड़ा करें जी, बकर खड़ा हो जाए, बकर खड़ा हुआ, वेरी गुड भाई, देखे 30 में से 30 या 30 में से 28 नंबर लिए, वेरी गुड। उसकी एप्रिसिएशन करें, उससे दूसरों को हाँ मोटिवेशन मिलेगी कि हम भी करें, टीचर हमारी भी तारीफ करें। और अगर आपने किसी की बदतारीफी की तो उसके ऊपर छाप लग जाएगी निकम्मे की, नकट्टू की। बार बार आप लगाते रहते हैं ना, हर पीरियड में, हर रोज। एक वक्त आता है कि उसका दिल जो है वो अंदर से मान जाता है कि मैं निकम्मा हूं, मैं नकट्टू हूं, मैं कुछ भी करूं तो काम ठीक
नहीं हो सकता, ये काम नहीं करना। इसलिए दीदा दिलेरी से गलत करके असाइनमेंट्स मुझे आप जमा करवाइए, ठीक है जी। हाँ जी, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 1, 17 प्लस 0.0007 प्लस 1। नंबर 2, 29 माइनस 0.00007। नंबर 3, 45 प्लस 39.0001 प्लस 0.007। नंबर 4, 77 प्लस 0.77। नंबर 5, 1.131 प्लस 1131। नंबर 6, 39.0006 प्लस 0.006। नंबर 7, 89 प्लस 0.89 प्लस 71। बस जी 7 क्वेश्चन। एक पेज पर आ जाएंगे, आपके बड़ा पेज जो होता है ये दस्ते वाला, उसके ऊपर सॉल्व करके तो दे दीजिएगा। चलिए एक और काम करें, नाम भी नहीं लिखना। यस, अपना नाम भी नहीं लिखना, बस सबमिट कर देना आपने। माइनस वाला एक ही क्वेश्चन दिया, ज्यादा कर दूं? चले ये ले, पहला ही क्वेश्चन, पहले 2 को माइनस, पहले 2 को प्लस, तीसरे को माइनस करना। पहले दो रकमे प्लस करनी है, जो आंसर आएगा उसमें से तीसरी को माइनस करना। क्वेश्चन नोट कर लिए? जब तक आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, आपको जीने का सलीका नहीं आएगा, ठीक है? खूबसूरत बात है, ट्रस्ट योरसेल्फ, अपने ऊपर भरोसा कीजिए। देन यू विल नो हाउ टू लिव, तब आप जानेंगे कि जिंदगी किस तरह गुजारनी है, वरना नहीं। इफ यू कांट गेट अ कॉम्प्लीमेंट एनी अदर वे, पे योरसेल्फ वन। अगर आपकी कोई तारीफ नहीं ना करता, आपकी तारीफ में कोई लफ्ज भी नहीं बोलता, तो पे योरसेल्फ वन, खुद ही अपनी तारीफ कर लीजिए कि ये मैंने काम बड़ा अच्छा किया। अंडरस्टैंड? इफ यू कांट गेट अ कॉम्प्लीमेंट एनी अदर वे, पे योरसेल्फ वन। मार्क वाइन ने यह बात की थी। नेवर बेंड योर हेड, अपना सर मत झुकाइए। ऑलवेज होल्ड इट हाई, इसे हमेशा तना हुआ खड़ा रहने दीजिए। लुक द वर्ल्ड स्ट्रेट इन द फेस, दुनिया को ऐसे ही देखे, ठीक है? दुनिया को ऐसे ही देखना है, अपना सर नहीं झुकाना। मुझे यहां पर वो कायदे आज़म का वाकया याद आ जाता है। आपने कायदे आज़म की कोई ऐसी तस्वीर नहीं देखी होगी जिसमें कायदे आज़म अपना सर झुका के खड़े हों। जस्ट इमेजिन, सर झुके तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने, इसके अलावा किसी के सामने नहीं। तो कायदे आज़म जो थे, उनको कभी किसी ने सर झुकाते हुए नहीं देखा था। एक कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे थे और आपको पता था कि उनकी नज़दीक की नज़र कमज़ोर थी, तो उस वक़्त अच्छा लगा के देखा करते थे करीब से, ठीक है? तो इन्होंने जो वो अच्छा लगाया हुआ था, जो ग्लासेस लगाए हुए थे, ये कहीं जेब से निकालते हुए गिर गए और टूट गए। अब जाहिर है कि वो सारा मुकदमा तो इन्होंने वो पॉइंट्स जो लिखे उसको देख देख के बयान करना था। अब कहते ये हैं कि सारे का सारा कोर्ट बशमूल जज, वो सारे के सारे अब कायदे आज़म की तरफ देख रहे हैं कि अब तो इसको नीचे झुक कर अपना चश्मा उठाना पड़ेगा, वरना केस कैसे लड़ेगा। तो कायदे आज़म ने भी एक तायराना निगाह डाली सबके ऊपर कि ये सारे मेरी तरफ देख रहे हैं। उन्होंने जेब में से दूसरा चश्मा निकाला, लगा के मुकदमा पेश कर दिया। झुका हुआ कायदे आज़म को किसी ने नहीं देखा।
तो ये इस तरह का मामला है। और आपको एक बड़ा मशहूर वाक़या याद होगा मुजद्दद अल-अफ़सानी के मुतल्लिक़ रहमतुल्लाह अलैह। बादशाह अकबर जब आए थे, ये जोधा वाले बादशाह अकबर, ठीक है ना, इन्होंने दीन इलाही पेश किया था, इन्होंने मरगूबा बनाया था इस्लाम का और हिंदू मजहब का। इन्होंने कहा था भगवान अल्लाह सारे एक हैं, चाहे मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ वो एक ही है, ठीक है। ये बेसिकली पूरे इंडिया को यूनाइट करने के लिए और अपनी बादशाहत जो थी वो हिंदुस्तान के आखिरी हिस्से तक पहुंचाने के लिए उन्होंने ये काम किया। यानी दीन इस्लाम को इंतहाई नुकसान पहुंचाया ये बादशाह अकबर ने। और यहां तक कि इन्होंने हिंदुओं के साथ, हिंदू रानियों के साथ शादी भी की, उनसे औलादें भी हुई, ठीक है। यानी इस तरह का इन्होंने मामला किया। यानी बज़ाहिर मुसलमान, लेकिन मुसलमानों वाला काम कोई नहीं था। तो उनके ज़माने में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर सदी के अवाइल में मैं एक मुजद्दद भेजता हूँ, और वो मुजद्दद जो है वो दीन के ऊपर जितनी धूल पड़ी होती है, जितनी खराफात आ जाती हैं, उसको सबको साफ कर देते हैं। ये अल्लाह की सुन्नत है। हर सदी के अवाइल में एक मुजद्दद पैदा करते हैं। तो वो उस वक़्त के मुजद्दद थे, इसलिए उनका नाम भी है मुजद्दद अल-अफ़सानी। शेख अहमद सरहंदी उनका सही नाम। तो बादशाह अकबर ने जब देखा कि पूरी अवाम जो है इनकी बड़ी मोतक़िद है, तो जो काम मैं करना चाहता हूँ उसमें ये रुकावट बन रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने उनको बुला भेजा कि आए मेरे दरबार में, आपका इस्तकबाल करना चाहते हैं। तो बादशाह जब किसी दरवेश को बुलाता था या किसी को बुलाता था, उसे इनामों करामात से नवाजा जाता था कि इसको इतना नवाज देंगे पैसों से कि इसका ईमान ख़रीद लेंगे। तो वो भी अल्लाह ताला ने मुजद्दद भेजे हुए थे, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा दरवेश का दरबारों में क्या काम, एक दफ़ा भी मना किया, दूसरी दफ़ा पैगाम आया, फिर मना किया। अब वो तो जुटा हुआ था अकबर के इनको मैंने ख़रीदना है। तो उन्होंने पैगाम भेजा, अच्छा आप नहीं आते तो फिर मैं आपके दरबार पे हाजिर हो जाता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम नहीं आओ, मैं खुद आ जाता हूँ। वजह यह थी कि जब ये आएगा तो पूरा लश्कर साथ लेकर आएगा, इर्द गिर्द के देहातों की तमाम फसलें तबाह बर्बाद हो जाएगी, लोगों का रोज़गार ख़त्म हो जाएगा, तो मैं खुद ही अकेला चला जाता हूँ वहाँ पर। तो ये जब गए हैं तो इनके लिए अरेंजमेंट ये किया गया था कि ये बादशाह अकबर को सजदा नहीं करेंगे, क्योंकि बादशाह से कोर्श सारे उसको सजदा करते थे, कोरनश बजा देते। इसने नहीं करना, लिहाजा इसका रास्ता वो बनाओ कि जब ये दरबार के अंदर दाखिल हो तो खुद ब खुद झुक के दाखिल हो। तो वो जो दरवाज़ा बनाया गया जिसमें से इन्होंने दाखिल होना था वो इतना नीचे रखा, यानी वो खिड़की बन गई कि अब इसमें से जब शेख अहमद सरहंदी गुजरेंगे तो ज़ाहिर है सर झुका के गुजरेंगे और सामने बादशाह बैठा होगा, उसको जो है वो सजदा हो जाएगा। तो अल्लाह ताला मोमन को फरासत भी बहुत ज़्यादा देता है। जब वो गए तो उन्होंने मामले को भांप लिया, उन्होंने पहले अपना सर दाखिल करने की बजाय अपनी टांगे पहले दाखिल की वहाँ से, और इस तरह बादशाह के दरबार में हाजिर हुए, ठीक है। तो बहरहाल बात यह है कि इससे बात याद आ गई कि सर नहीं झुकाना, सर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात के सामने झुके, ठीक है, बाकी किसी के सामने नहीं। ये दुनिया का बड़ा जीनियस इंसान था गांधी। हम इसे बाकी मामलात में बुरा समझते होंगे। दे कैन नॉट टेक अवे आवर सेल्फ रिस्पेक्ट इफ वी डू नॉट गिव इट टू देम। यानी कोई हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसको छीन के नहीं ले जा सकता जब तक हम खुद उसे नहीं देंगे, ठीक है। आपकी इज्जत नफ्स, आपकी सेल्फ स्टीम, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कोई नहीं छीन सकता जब तक आप उसको इजाजत नहीं देंगे। अंडरस्टैंड? ये गांधी ने कहा था। There would be nothing to frighten you if you refuse to be afraid. दुनिया में कोई भी चीज आपको खौफजदा नहीं कर सकती। अगर दुनिया में कोई भी चीज आपको डरा नहीं सकती, धमका नहीं सकती, अगर आप क्या करें, ये जो खौफ है, ये डर है, इसको इनकार कर दें। भाई ये एक साथी बन के आता है ना आपके पास, आपका एक दोस्त बन के आता। खौफ क्या है? ये आपका एक दोस्त बन के आ जाता है और आपके साथ चिमट जाता है, ठीक है ना। जब तक वो आपका दोस्त रहता है आप खौफ में मुब्तला रहते हैं, यानी उसकी दोस्ती में मुब्तला रहते हैं। तो कहा यह गया है कि जब
आपको कोई चीज दुनिया में नहीं डरा सकती ना धमका सकती। अगर आप खौफ को अपना दोस्त ना बनाएं, उसको इनकार कर दे, जाओ भी अपने घर जाओ। Anyone who has never made a mistake has never tried anything new। एल्बर्ट आइंस्टाइन जिसका जिक्र हुआ था कल, वो कह रहा है, कहता है जिस किसी शख्स ने कभी कोई गलती नहीं की, इसका मतलब यह है कि उसने कभी कोई नया काम किया ही नहीं। अंडरस्टैंड भाई, जब कोई नया काम करेंगे तो गलती होगी। गलतियों से तो इंसान सीखता है, गलतियों से सीखता है। बच्चा जब चलना सीखता है कितनी दफा गिरता है, इमेजिन करें, और इतनी दफा उसे सख्त से सख्त चोट लगती है, लेकिन वो अपनी गलतियों से सीख सीख के आखिरकार सही चलना सीख जाता है। एनीवन हु हैज नेवर मेड अ मिस्टेक, ऐसा शख्स जिसने कभी कोई गलती नहीं की, इसका मतलब यह है हैज नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू, उसने कभी कोई नया काम करने की कोशिश ही नहीं की। Better to do something imperfectly than to do nothing flawlessly। ये ज्यादा बेहतर है कि आप कोई काम करें चाहे वो मुकम्मल ना हो, imperfectly करें, इससे बेहतर है than to do nothing flawlessly। आप कोई काम भी ना करें flawlessly, यानी कोई उसमें नुक्स, जब कोई काम करेंगे नहीं तो नुक्स क्या होगा उसमें, तो इससे बेहतर यह है कि कुछ करें चाहे नामुकम्मल हो, चाहे उसमें पुख्तगी परफेक्शन ये चीज ना हो, लेकिन कुछ करें जरूर। No one can make you feel inferior without your consent। बात समझ गया? No one can make you feel inferior। कोई भी आपको मजबूर नहीं कर सकता कि आप अपने आप को कमतर समझें, without your consent, बगैर आपकी मर्जी के। भाई आपको कोई लाख ये एहसास दिलाने की कोशिश करे कि आप कमतर हैं, आप जो हैं आप नकाइस से भरे हुए हैं, आप ये हैं आप वो हैं, ये आप उसी वक्त एक्सेप्ट करेंगे जब आपकी मर्जी होगी। विद योर कंसेंट कोई आपको जो है वो इंफीरियर फील करवा सकता है, वरना आप इंफीरियर फील नहीं करेंगे। ये इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सारी मुतलका हैं सेल्फ एस्टीम से। सेल्फ एस्टीम, आइए अब समझते हैं सेल्फ एस्टीम कैसे बनती है। ये सारी चीजें जो लेफ्ट वाले बॉक्स में है देख लें। इमेज एरियाज, व्हाट कैन आई डू, व्हाट आई लाइक, व्हाट एम आई गुड एट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू मी, फीडबैक फ्रॉम अदर्स। ये सारी चीजें मिल जाए ना, इससे सेल्फ एस्टीम डेवलप होती है। क्या क्या चीज है? इमेज एरियाज, आप अपने आप को किस तरह के दिखते हैं, अपनी नजर से देखना, ये दूसरे की नजर नहीं है। सेल्फ एस्टीम आपकी अपनी नजर है आपके ऊपर। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूं, यानी आप सोचते हैं ना मैं ये काम कर सकता हूं, ये नहीं कर सकता। अमूमन जब स्टूडेंट्स को आप काम देते हैं, भाई ये होमवर्क करके आना है, तो स्टूडेंट उसी वक्त, टीचर ये नहीं हो सकता, ये बहुत ज्यादा है, ये है, ये वो है, ऐसा होता है ना। ये क्या है? ये उसका एहसास है। व्हाट कैन आई डू, व्हाट आई लाइक, मैं क्या हूं और किस तरह का होना चाहता हूं। व्हाट एम आई गुड एट, मैं किस चीज में बहुत अच्छा हूं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू मी, मेरे नजदीक किस चीज की अहमियत है। फीडबैक फ्रॉम अदर्स, और दूसरों से जो आपको फीडबैक मिलती है, ठीक है, दूसरे जो आपके मुतल्लक ख्यालात रखते हैं, ये सारे जब मिल के आप जब इसका एहसास करते हैं तो इससे सेल्फ एस्टीम डेवलप होती है। फिर सेल्फ एस्टीम क्या बनती है? हाउ आई फील अबाउट माई सेल्फ,
मैं अपने मुतल्लक क्या ख्याल करता हूं, क्या एहसास करता हूं, इसको हम कहेंगे ये है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम मैंने बताए वो सारे के सारे मैदान जहां जहां से मिलकर सेल्फ एस्टीम बनती है। मजीद आगे चलते हैं, जू आगे जाएंगे बात क्लियर होती जाएगी। टाइप्स ऑफ सेल्फ एस्टीम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्फ एस्टीम, हाई सेल्फ एस्टीम एंड लो सेल्फ एस्टीम। अब इमेजिन करें मैंने ये रात को सर्च करते हुए 2 इमेज ढूंढे इस हवाले से, ये वाले हाई सेल्फ एस्टीम को, ये बड़ा ही परफेक्ट जो है मुझे इमेज मिला कि एक बिल्ली है, वो शीशे में अपने आप को देख रही है और अपने आप को शेर फील कर रही है। देखिए शीशे में देखती है, तस्वीर शेर की नजर आ रही है, तो बिल्ली समझ रही है आई एम लायन, वो अपने आप को शेर समझ रही है। ये है हाई सेल्फ एस्टीम, यानी अपने आप को इतना बड़ा, इतना ताकतवर फील करना, हाई सेल्फ एस्टीम। लो सेल्फ एस्टीम क्या है? ये एक बीबी है, इसे अल्लाह ताला ने, मेरा ख्याल इस तस्वीर से नजर आ रहा है, बड़ी खूबसूरती अनायत की हुई है, लेकिन ये उसको महसूस ही नहीं कर रही। ये अपने आप को इतना गिरा हुआ, इतना कमतर, इतनी बेचारगी फील कर रही है कि वो उसके चेहरे से आया है। ये है लो सेल्फ एस्टीम। सो हाई सेल्फ एस्टीम और लोएस्ट सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम की 2 किस्में हो गई, हाई एंड लो। यहां पर ही बात मैं आपको क्लियर कर दूं, हमें दरकार है हाई सेल्फ एस्टीम, नॉट ओनली इन द स्टूडेंट्स बट आल्सो इन द टीचर्स। अगर टीचर्स की सेल्फ एस्टीम भी हाई नहीं होगी, वो स्टूडेंट्स को कोई फायदा नहीं दे सकती। अगर वो खुद ही खौफजदा होगी, खुद ही डरी होगी, खुद ही तोहमात का शिकार होगी, तो वो स्टूडेंट को भी उसमें मुब्तला कर देगी, क्योंकि उसका अक्स जो है वो नजर आएगा किन में? स्टूडेंट्स में। तो टीचर की सेल्फ एस्टीम का हाई होना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि स्टूडेंट की सेल्फ एस्टीम का हाई होना। और आज ये बात साबित शुदा है कि मैं खुसूसन तालीमी मैदान की बात करने लगा हूं कि तालीमी मैदान में रिमार्केबल पोजीशंस हासिल करने के लिए, अच्छे रिजल्ट शो करने के लिए, ये बात साबित शुदा है कि वहीं बच्चे अच्छा रिजल्ट लेते हैं जिनकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है। जितनी ज्यादा हाई होती है उतना अच्छा रिजल्ट ले लेते हैं। और अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं, ठीक है, और वहां पर भी वही लोग ज्यादा कामयाब होते हैं जिनकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है। भाई जो पहले से डरा हुआ है, मैं ये नहीं कर सकता, मुझ में ये कमी है, मुझ में ये है, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, उसने करना क्या है जिंदगी में? आगे चलिए, हाई सेल्फ एस्टीम की कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रख रहा हूं। ये देखिए, हंसते खेलते बच्चे, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? हाई सेल्फ एस्टीम के हामिल। और मैं ये आपको ये भी बताता चलूं, हर पैदा होने वाला बच्चा हाई सेल्फ एस्टीम का होता है। ये तो जमाना है, ये तो माशरा है, ये तो माँ बाप हैं जो उसे लो सेल्फ एस्टीम का शिकार कर देते हैं। अल्लाह ताला तो उसे इस तरह नहीं पैदा करता। और वैसे एक हदीस भी है कि हर इंसान दीन इस्लाम की फितरत पे पैदा होता है, फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। आगे तो उसके माँ बाप हैं जो उसको मजूसी, मुशरकीन, ईसाई बना देते हैं, वगरना हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा। मैं वही बात कर रहा हूँ, हाई सेल्फ एस्टीम है बच्चे की, लेकिन हमारा माशरा, हमारे रवैये, खुसूसन टीचर का एटीट्यूड, पेरेंट्स का और बहन भाइयों का, फूफियों का, ताइयों का, इनका एटीट्यूड उस बच्चे की सेल्फ एस्टीम को नीचे गिराता है। और अगर माहौल जो है वो बड़ा साजगार है, एनवायरनमेंट जो है वो बड़ी डेवलपिंग है, तो वहीं बच्चा हाई सेल्फ एस्टीम लेकर स्कूल में आएगा। देखिए इसके चेहरे से भी ये यहां है, मुतमिन चेहरा, मुस्कुराता चेहरा, हाई सेल्फ एस्टीम। क्या बात है, बूढ़ा हो गया, बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन सेल्फ एस्टीम हाई। क्या बात, परफेक्ट एग्जाम्पल। ऐसा मुस्कुरा रहा है, ऐसे उसने ऐनक लगाई हुई है, इसमें कहीं शुबा नहीं है कि ये लो सेल्फ एस्टीम होगी, हाई सेल्फ एस्टीम। वो नीचे एक सेंटेंस भी लिखा हुआ है, सेल्फ एस्टीम कम्स नेचुरली
इफ नथिंग गेट्स इन द वे, अगर रास्ते में कोई रुकावट ना हो तो सेल्फ एस्टीम नेचुरल होती है, हाई सेल्फ एस्टीम नेचुरल होती है। ये रुकावटें हैं जो वो ये काम कर देती हैं। हाई सेल्फ एस्टीम, देखा चेहरा कितना खूबसूरत, लेकिन अब ये लो सेल्फ एस्टीम की तरफ जा रहा। ये किसी चीज से मायूस होकर उसने इस तरह का चेहरा बनाया, अपनी नाकामी से मायूस हुआ होगा। जबकि हाई सेल्फ एस्टीम ये बताती है कि नाकामी इज नथिंग, कोई कामयाबी आखिरी कामयाबी नहीं, कोई नाकामी आखिरी नाकामी नहीं है। हर नाकामी के बाद कामयाबी आ जाती है और हर कामयाबी के बाद आपको अगली कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लिहाजा जो लोग अपनी नाकामी का रोना रोते हैं उनको ये बात समझ में नहीं आती कि हर नाकामी आपको कुछ सिखाती है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि जिसने जिंदगी में कोई मिस्टेक नहीं की, इट मीन्स उसने कभी कोई नया काम किया ही नहीं। टीचर ने होमवर्क दिया है, सर पकड़ के बैठा हुआ, ये सिर्फ ये है, इसका एहसास ये है, आई कांट डू इट, आई कांट डू इट, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। अगर उसके अंदर आप ये एहसास पैदा कर दें, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तो वो ठीक हो जाएगा। हाउ मच डू यू बिलीव इन योर सेल्फ, अब ये आपकी बात होने लगी। आप अपने ऊपर कितना को यकीन करते हैं। On a piece of paper, write down the percentage of how much you believe in yourself. 100%, 75%, 50%. आप जरा खुद नोट कीजिए भाई, सोचें, ये थोड़ा सा टाइम है आपके पास। सोचिए कि आप अपने ऊपर कितना को बिलीव करते हैं। सच्ची सच्ची बताएं, ऐसे कितने लोग हैं जो 100% अपने ऊपर बिलीव करते हैं, 100%। देयर इज ओनली वन। अच्छा, जो 75% तक अपने ऊपर बिलीव करते हैं, चलें, जो 50% बिलीव करते हैं, ठीक है। चलिए, आज की इस वर्कशॉप का जो हासिल होना चाहिए वो ये, मैं ये समझता हूँ, इस वर्कशॉप को के इख्तिताम पर आप में इतनी एनर्जी आ जाए, आप इस बात को इतना अंडरस्टैंड कर जाएं कि आप अपने ऊपर 100% बिलीव करना शुरू कर दें। आपको एक मुश्किल से मुश्किल टॉस दिया जाए, आपने ये करना है, आपका बिलीव होना चाहिए, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकती हूं, मैं ये कर सकती हूं। लेकिन करने में क्या होगा, मैंने पहले बता बैठा हूं। शुरू में मिस्टेक्स, हर गलती आपको क्या सिखाएगी कि असल में ये जो मैंने काम किया है, मैंने एक तरीका ढूंढा है कि लोग नाकाम किस तरह होते हैं। फिर आप नेक्स्ट एक्सपीरियंस करें, आप फिर नाकाम हुए। नाउ you have discovered the second method that how people fail in their lives. आपने एक सेकंड मेथड डिस्कवर कर लिया, दरियाफ्त कर लिया कि लोग किस तरह नाकाम होते हैं। नाउ ट्राई करें थर्ड टाइम। इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक वक्त आएगा कि आप कामयाब हो जाएंगे। आपने वो कहानी भी पढ़ी हुई है कि एक बादशाह शिकस्त खाकर आया, एक गार में छुप गया जान बचाने के लिए। वहाँ पर उसने एक मकड़ी को देखा ऊपर अपने जाले के पास पहुँचने के लिए। एक दफ़ा गिरी, दूसरी दफ़ा गिरी, तीसरी दफ़ा गिरी, इवन 6-7 ट्राइज में वो अपने जाले तक पहुँच गई। वहाँ से उसने ये सबक सीखा, ट्राई अगेन। एडिसन की मिसाल मैं आपको दे बैठा। ये बल्ब जब इजाद करने लगा था ना, तो 5000 प्रैक्टिकल्स उसने किए थे, 5000 तजर्बे, और 4999 मरतबा वो नाकाम हुआ, लेकिन 5000वीं मरतबा वो कामयाब हुआ और उसने बल्ब बना लिया। ये सारी तहरीर शुदा चीज़ें हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट को तहरीर करना पड़ता है कि मैंने ये वाली चीज़ें इतनी मिकदार में ली, मैंने ये किया तो ये रिजल्ट निकला, नेक्स्ट टाइम करेगा उसको नहीं करेगा,
अगला तजर्बा करेगा, मिकदार चेंज करेगा। तो मैंने कहा था, किसी ने कहा कि कितना निकम्मा इंसान होगा जिसने 5000 तजर्बे किए और फिर जाके कामयाब हुआ। 5000 मरतबा, 4999 मरतबा नाकाम हुआ। तो उसको किसी ने कहा, तो उसने फिर एक जुमला कहा था, उसने कहा एडिसन ने, मैंने तो ये दरियाफ्त किया है 4999 वो मेथड दरियाफ्त किए हैं जिसके तहत लोग नाकाम होते हैं। यानी वो देखिए सोच, वही मैं कह रहा था ना, बेसिकली सेल्फ एस्टीम इज द फीलिंग अबाउट योर सेल्फ। ये आपकी अपने मुतल्लक एक सोच है। उसने वो अपनी नाकामियां नहीं गर्दानी, उसने कहा मैंने तो वो तरीके दरियाफ्त किए हैं कि लोग नाकाम किस तरह होते हैं। ठीक, तो यही है, इस वर्कशॉप के एंड पर आपके अंदर एक एनर्जी के बंडल्स आ जाने चाहिए कि आप हर काम कर सकते हैं। नाकामियों के बाद कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। मेहनत शर्त है, मेहनत शर्त है। What are you achieving with that percentage? चलें, ये उसी के मुतलका था कि अगर आपने 100%, तो आपने क्या अचीव किया अभी तक, उसके तहत सोचें, अपनी प्रीवियस लाइफ का सोचें कि क्या कभी नाकाम हुए तो इस वजह से नाकाम तो नहीं हुए थे कि आपको उस हवाले से बिलीव ही नहीं था कि आप 100% ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो लिहाजा जितनी परसेंटेज आपने अपने ऊपर एतमाद की रखी हुई थी उसके तहत आपने कितनी कामयाबियां हासिल की। व्हाट वुड हैपन इफ यू बिलीव योरसेल्फ 25% मोर? अगर आपने 75%, बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया, उन्होंने कहा जी हम अपने ऊपर 75% बिलीव करते हैं। इमेजिन करें 25% मजीद बिलीव करें, यानी 100% पूरा हो जाए, तो फिर कितनी कामयाबियां आप हासिल करते हैं। ड्रीम्स एंड सेल्फ बिलीफ आर फ्री, याद रखें, ये ख्वाब और खुद इत्मादी ये बिल्कुल फ्री है। जितनी मर्जी ले लो, किसी दुकान से पैसे से नहीं मिलती। जितने मर्जी ख्वाब देखो, जितना मर्जी अपने ऊपर एतमाद करो, ये टोटली फ्री है। यू कैन टेक ऑल यू वांट एंड वॉक अवे। ये ले जाओ सब कुछ और घर जाओ, कहीं कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये वो क्वांटिटी है, ये वो एंटिटी है, ये वो चीज है जो आप जितनी चाहे ले सकते हैं। ये टोटली फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। लीजिएगा, हम जरा पहचाने, पहले हमने बात तो बड़ी की, हाई सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम। हम पहले ये तो पहचाने कि हाई सेल्फ एस्टीम वाले जो लोग हैं उनकी निशानियां क्या हैं। अभी बड़े लोगों ने 75% पे हाथ उठाया था ना, पता नहीं उन्होंने किस तरह का थिंक किया होगा। जरा ढूंढिए ये चीजें आप में हैं। दे लाइक टू मीट न्यू पीपल, ये नए लोगों से मिलना पसंद करते हैं। आप खवातीन हैं ना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फीमेल फ्रेंड्स बनाने चाहिए, जिनको आप अच्छी अच्छी बातें बता सकें, जिनसे अच्छी अच्छी बातें शेयर कर सकें। अगर आप नए नए लोगों से मिलते हैं तो इट मीन्स यू हैव हाई सेल्फ स्टीम, ये एक निशानी है उसकी। नंबर 2, दे डोंट वरी अबाउट हाउ अदर्स विल जज देम। ये नहीं इस चीज़ का जो है ना वो इससे परेशान होते कि लोग उनके मुतल्लक क्या ख्याल करेंगे। ठीक है, यानी किसी भी नए लोगों का मिलने से पहले बड़ा कुछ सोचते हैं, ये मेरे मुतल्लक क्या ख्याल करेंगे। नो, ये डायरेक्ट मिल लेते हैं उनसे। दे हैव द करेज टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, और इनमें ताकत, हौसला होता है अपने माफ्यूल ज़मीर को बयान करने का, अपनी बात बयान करने का, अपना नॉलेज जो है उन तक ट्रांसफ़र करने का। इनमें करेज होती है, हौसला होता है। Their lives are enriched with each new encounter. इनकी ज़िंदगी जो है वो नए नए तजर्बात से भरी होती है। इनकी ज़िंदगी नए नए तजर्बात से भरी होती है। आज आप जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चंद दिनों के बाद नया एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, अपने नॉलेज के हवाले से, ठीक है, अपनी स्टडीज़ के हवाले से, अपने सोशल कस्टम्स के हवाले से, अपने अजीज़ो अकारब और रिश्तेदारों के साथ मुलाकात के हवाले से, उनके साथ गुफ्तो शनीद के हवाले से। न्यू एनकाउंटर्स, दे आर नाइसर टू बी अराउंड।
ये भी बड़ी अहम खूबी है, इनकी कंपनी को लोग पसंद करते हैं। यानी ये अगर इर्द गिर्द हों तो इनके दोस्त, इनके अजीज़ो कारब, इनके माँ बाप, इनके बहन भाई पसंद करते हैं कि ये इनकी कंपनी में पसंद है, ये हमारे पास बैठे, हमारे साथ बात करें। Their ideas are met with interest because others want to hear what they have to say. इनके जो आइडियाज होते हैं वो दिलचस्पी से भरपूर होते हैं। ऐसे लोगों के, हाई सेल्फ एस्टीम पीपल के जो आइडियाज हैं वो दिलचस्पी से भरपूर होते हैं और दूसरे लोग जो हैं इनको सुनना पसंद करते हैं कि ये क्या कहेंगे, हम जरा सुने तो सही ना। दे आर मैग्नेट्स टू पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज। पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज, मुस्बत किस्म के जो काम होते हैं उनके लिए तो इनका किरदार ऐसे होता है जैसे मकनातीस। जैसे मकनातीस चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है या खुद खींच के चला जाता है उस तरफ, इनका किरदार उस तरह का। जहां पर इन्हें को पॉजिटिव बात मिलेगी, जहां पर इन्हें को अच्छी बात मिलेगी, फौरन उसकी तरफ खींचे जाएंगे। पीपल विद हाई सेल्फ एस्टीम हैव एन आई थिंक आई कैन एटीट्यूड। मैंने एटीट्यूड की बात कल की थी। इनका एटीट्यूड क्या होता है? सेल्फ एस्टीम, हाई सेल्फ एस्टीम के हवाले से ये हमेशा ये सोचते हैं आई थिंक आई कैन, आई थिंक आई कैन। कोई काम आपको कहे ना भाई ये आपने करना है, क्या कर सकते हैं? वो कहता है मेरा ख्याल है मैं कर सकता हूं। एक तो ये भी कह सकता है यस आई कैन डू इट, और एक अपना ख्याल भी शो करता है हाँ मेरा ख्याल है मैं ये काम कर सकता हूं। भाई दुनिया का कौन सा काम है जो इंसानों के लिए जो है वो नामुमकिन रखा गया है? इसने परिंदों की तरह उड़ना सीख लिया, इसने शेर की तरह, चीते की तरह दौड़ना सीख लिया, इसने मछली की तरह तैरना सीख लिया। ठीक है, तो ये इंसान के लिए कौन सी चीज़ नामुमकिन है? तो ये तो सिर्फ सोचने की बात है ना, आप जैसे सोचेंगे। चलिए जी, अगर हाई सेल्फ एस्टीम की बात हुई, ये सारी खूबियां आप के अंदर आ जानी चाहिए। अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स बताने लगा हूं जो लो सेल्फ एस्टीम के हैं, इनको अपनी जात से दूर कर देना। अगर हैं मौजूद तो निकाल के बाहर फेंक देना। नंबर 1, दे डोंट बिलीव इन देमसेल्व्स। मैंने पहले ही बात की, इन्हें अपने ऊपर इत्मीनान ही नहीं होता, अपने ऊपर यकीन ही नहीं करते, कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। नंबर 2, दे हैव अ हार्ड टाइम फॉर गिविंग देयर मिस्टेक्स। और ये भी बड़ी अहम बात है भाई, इनके लिए बड़ा ही मुश्किल होता है अपनी गलती को बुलाना। आपसे एक गलती हो गई, खुदा ना खासा आप इम्तिहान में फेल हो गए, शर्मसार, परेशान, खाना नहीं खा रहे, ये इस तरह के मामले होते थे ना बाद लोगों के साथ। मैंने एक मिसाल दी एक नाकामी की, दूसरी भी कोई नाकामी हो सकती है भाई, कोई दूसरी नाकामी। जिंदगी तो मजमुआ है नाकामियों और कामयाबियों का। अगर आप नाकामियों पे इस तरह सर पटकते रहेंगे तो जिंदगी कैसे गुजरेगी? लिहाजा इन लोगों का एक ये बुरा वस्फ है इनका कि इनसे अगर कोई गलती हो जाए तो उसको भूलते ही नहीं, गलतियों को भुला दे। गलतियों से सीखा जाता है, उन्हें याद नहीं रखा जाता। गलती से सीखें, ये मुझसे गलती हुई, ये मुझे नाकामी हुई, ये किस वजह से हुई, उस वजह को जिंदगी से निकाल दीजिए, बस इतना सा काम है। अब उस गलती को लेकर रिपेंट करते रहें, पछताते रहें तो अगली लाइफ जो है वो रुक जाएगी, वहां पे खड़ी हो जाएगी, आपकी अगली लाइफ मुतासर हो जाएगी। अक्सर पेश देखें इस तरह के करैक्टर्स कि जिनसे जिंदगी में कोई ऐसी गलती हुई आज तक पछता रहे हैं। कोई कारोबारी नुकसान हो गया, ओहो मैंने ऐसे बंदे के साथ पार्टनरशिप क्यों की, मैंने उसके ऊपर इत्मीनान क्यों किया। वो सारी जिंदगी ये रोना रोता रहता है। आगे बढ़ना तो दूर किनार, वो तो जो प्रेजेंट लाइफ है वो भी अपनी खराब कर लेता। तो लिहाजा ऑलवेज फॉरगिव योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को, अपने आप को माफ कर दे अपनी गलतियों के हवाले से। दे बिलीव दैट दे कैन नेवर बी एज गुड एज दे शुड बी और एज अदर्स। एक ये भी बिलीव करते हैं कि ये कभी भी वो जो फर्स्ट पोजीशन वाला बच्चा है ना उसकी तरह के नहीं हो सकते, मैं इतना अच्छा कभी भी नहीं हो सकता। ये इनका ख्याल होता है, अपने मुतल्लिक ये फील करते हैं।
जब फीलिंग ही ये होगी तो रिजल्ट भी उसी तरह के निकलेंगे, रिजल्ट भी उसी तरह। अगर फीलिंग अच्छी होगी तो रिजल्ट भी अच्छे निकलने शुरू हो जाएंगे। दे आर अफ्रेड टू शो देयर क्रिएटिविटी, एक ये भी है। मैंने कई ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं कि कोई स्टूडेंट, कोई टीचर बड़ा क्रिएटिव है, उसने क्रिएटिव वर्क किया भी हुआ है, लेकिन जब वो मेरे सामने रखने लगता है, पेश करने लगता है, तो वो डरा होता है, वो खौफजदा होता है कि पता नहीं मैंने ये सही किया कि नहीं किया, पता नहीं सर क्या ख्याल करेंगे ऐसा। तो ये इनका एक ये भी मामला है कि अपनी क्रिएटिविटी जो है, जो उन्होंने तख्लीक की है, उसको दूसरों के सामने पेश करने में बड़ी हिचकिचाहट महसूस करेंगे। कुछ लोग होते हैं बड़े हाई सेल्फ एस्टीम के मालिक। मैंने एक शख्स देखा हुआ, अभी भी वो जिंदा है, उसने हेलीकॉप्टर बनाया, इमेजिन करें, सियालकोट का है, और गालिबन उसकी पोती या दोती हमारे स्कूल में पढ़ती भी है कि उसके लिए वो अक्सर पेशतर आया करता। उसने हेलीकॉप्टर किस चीज़ से बनाया? उसने हेलीकॉप्टर बनाया जिसे, वो एक गाड़ी होती थी ना पुरानी, जिसे हम कहते थे डड्डू गाड़ी, वो ऐसे गोल सी शेप वाली, तो वो पुरानी गाड़ी थी, उसका उसने इंजन लिया, उसके ऊपर उसने पर लगाए, तो उसने हेलीकॉप्टर बना लिया, और रेड़े के ऊपर रखकर इमाम साहब ले गया, इमाम साहब की ग्राउंड में अनाउंसमेंट हो गई कि फलां शख्स ने हेलीकॉप्टर बनाया, वहां से उड़ाना है उसे। दुनिया इकट्ठी हो गई वहां पर, और उसने हेलीकॉप्टर वहां पे उड़ा दिया, जमीन से उठा दिया उसने, वो कोई 10-12 फीट तक की बुलंदी पर गया, और वहां से फिर धड़ाम आके नीचे गिरा। हेलीकॉप्टर उसने बना दिया। मैं ये बात करने लगा हूं कि अगर क्रिएटिविटी है, उसने छुपाई किसी से नहीं, उसने रेड़े पर रखकर ऐलान कर दिया, हो देखो मैं हेलीकॉप्टर उड़ाने लगा हूं। ये नहीं किया कि पहले मैं अपना एक एक्सपीरियंस करके देख लूं होता क्या है। मकसद कहने का ये है, एग्जांपल ये इसलिए सामने आ गई कि जो लो सेल्फ एस्टीम पीपल होते हैं, अगर ये क्रिएटिव माइंड के हैं भी, तो अपनी क्रिएटिविटी किसी के ऊपर शो करते हुए भी घबराते हैं। दे आर डिससेटिस्फाइड विद देयर लाइफ्स, ये भी है, ये अपनी जिंदगी से गैर मुतमिन होते हैं, जिंदगी से गैर मुतमिन। ना शुक्री के अल्फाज। आप कभी लोगों से पूछें अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, और बस कुछ ना पूछो जी, है ना, ये माशरे में ऐसे करैक्टर है ना, और कुछ ना पूछो, जिंदगी अजीरन करके रख देती है। अब ये शिकायतें किन की करेंगे? गवर्नमेंट की, नुमाइंदों की, सिस्टम की, समाज की, घर वालों की, दोस्तों की, टीचर्स की, अपने कोलीग्स की, इनकी शिकायतें करें। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम अलोन। इनमें एक ये भी होता है, ये अपना ज्यादातर वक्त अकेले ही गुजारते हैं। तन्हाई, मैं बड़ा तन्हाई पसंद हूं, ये तन्हाई में अपनी जिंदगी बसर करते हैं ज्यादा। घर में गहमा गहमी है, बहन भाई बैठे हुए हैं, गुफ्तगू हो रही है, ये अकेले किसी कमरे में मौजूद हूं। दे कंप्लेन एंड क्रिटिसाइज, यानी ये शिकायत भी करते हैं लोगों की और तनकीद भी करते हैं, बड़ी शिकायतें भी करेंगे, तनकीद भी करेंगे। दे वरी अबाउट एवरीथिंग एंड डू नथिंग, ये हर चीज के मुतल्लक परेशान होंगे लेकिन करेंगे कुछ नहीं। हमारे माशरे में बेशुमार ऐसे करैक्टर हैं, ओ जी फलां ने ये कर दिया, फलां अफसर ने ये किया, ओ फलां बंदे ने देखे जी ये काम कर दिया। इतनी शिकायतें, इतनी कंप्लेंट्स, इतना क्रिटिसिज्म एंड डू नथिंग, और खुद कुछ नहीं करते। वो एक मुझे आंखों देखा हाल किसी ने सुनाया कि लाहौर की गली का वाकया है। वो गली में जो नाली बनी हुई थी, उसमें कोई ईंट फंसी हुई थी, जिससे जो है ना वो सारा कचरा जमा होके तो नाली का पानी जो है वो गली में आ गया था। और वहां पर सब लोग जो गुजर रहे थे, वो अपने ऐसे कपड़े उठा के जो है ना कि कई तरह से बच के गुजर जाए, सारे गुजर रहे और कंप्लेंट कर रहे हैं हर कोई, देखें जी ये कारपोरेशन है हमारी, चूड़ा तो यहाँ का मर ही गया है, उसको तो पता ही नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है। हर कोई कंप्लेंट कर रहा है और कपड़े उठा उठा के गालियां दे दे के जा रहा है। आंखों देखा हाल उस शख्स ने मुझे बताया, उसने कहा मैं वहां पे खड़ा था और मैं भी अपने कपड़े ऊपर करने की कोशिश कर रहा था कि मैं भी निकल जाऊं, अभी सोच रहा था। इतनी देर में एक अंग्रेज वहां पर आया, आए होते हैं फॉरनर्स,
तो उसने देखा ये मामला क्या है, लोग कपड़े उठा उठा के जो है वो जा रहे हैं। उसने देखा वो है नुक्स, वो गया, उसने हाथ से ईंट पकड़ी, बाहर निकाल दी, पानी रवा हो गया, गली साफ हो गई। अब हमारे करैक्टर क्या है कि ये क्रिटिसाइज करेंगे, कंप्लेंट करेंगे, बट डू नथिंग, लेकिन करेंगे कुछ नहीं, खुद कुछ नहीं करेंगे। लेकिन उस शख्स में देख ले, एक फॉरनर है, उसने आपकी नाली का गंद साफ कर दिया अपने हाथ से, ठीक है। सबके लिए जो है वो आसानी पैदा हो। तो ये हमारा होना चाहिए मामला। अगर हाई सेल्फ एस्टीम है तो हम दूसरों के दुख, दर्द और तकलीफ भी दूर करते हैं, और जो बीमारी है उसकी असल जड़ तक पहुंचते हैं। डेवलपमेंट ऑफ लो सेल्फ एस्टीम। We always try to impress people we don't like by buying things we don't need with the money we don't have. बेसिकली क्या होता है कि हम अक्सर पेशतर लोगों को इंप्रेस करने के लिए ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं है, और इवन हमारे पास रकम भी नहीं है फिर भी खरीद लेते हैं। जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो भी खरीद लेते हैं, रकम ना होने के बावजूद खरीदते हैं। सिर्फ और सिर्फ मेजर काज क्या होता है, दूसरे लोगों को इम्प्रेस करना। ये एक मैं आपको यहाँ पर मूवी दिखाने की कोशिश करूँगा, इससे आप कुछ अंडरस्टैंड कीजिए कि एक करैक्टर है, शहजादी है वो, और उसने ड्रेस भी अच्छा पहना हुआ है, बाल भी अच्छे बनाए हुए हैं, और बड़ा हैंडसम बैग भी लिया हुआ है। और एक करैक्टर आता है, वो अच्छी वाली शहजादी, अच्छे वाला ड्रेस, अच्छे वाले बाल, बड़ा खूबसूरत बैग, वो हर चीज में नुक्स निकालती है, ठीक है। ये बाल क्या बनाए हैं, ये ड्रेस किस तरह का पहना हुआ तुमने, ठीक है, तुम तो बड़ी रिडिकुलस नजर आ रही है, ठीक, ये बैग किस तरह का तुमने लिया। उसकी बातों को वो महसूस करती है और लो सेल्फ एस्टीम का शिकार हो जाते हैं। अब देखें, एक छोटा सा करैक्टर साथ में रखा हुआ ड्राइवर का, जो उसका ड्राइवर है, वो सारा कुछ सुन रहा होता है। जब उसको वो ड्रॉप करने लगता है कॉलेज में, तो उसको वो एक सेंटेंस बोलता है बड़ा खूबसूरत। वो कहता है कि देखो, तुम्हें कोई भी इंफीरियर फील नहीं करवा सकता जब तक खुद ना चाहो। अगर तुम चाहोगी तो तुम फील करोगी जी मैं बड़ी बैड हूं, बड़ी बदसूरत नजर आ रही हूं, ठीक है ना। फील करोगी तो ऐसा होगा, वरना कोई तुम्हें ये फील नहीं करवा सकता। तो उसकी उस टिप को वो लेती है और वो ठीक हो जाती है। यही चीज इसमें जो है ना वो आपको I'm coming. Thanks for the ride. Thank you. Hi. What? Michael, don't always think you can get a ride with us and... Oi. Who destroyed you? Oh, you think it looks that bad? You look ridiculous. You should sue. Well, yeah, I know it's a little straighter and shorter. Weirder? And attractive. No, it's not attractive. Seatbelts, please. What I really can't understand, you ditched me again yesterday when I really needed your help on the Greenpeace petition. This bag. You have one of these bags? You know we could hawk that and feed like an entire third world country? Am I right? No. If there are no more passengers, I think we should close the door. I mean, you used to care more about what was inside your head than on it. Come on, Mia, fess up. I don't know where you are these days, and now you're turning into an A-Crad wannabe? You're morphing into one of them.
And who knows? Next week you'll be waving pom-poms in my face. You've sold out? Was my rear view mirror fogging up, or was someone tearing back there? I'm fine. Very well, then I'll go meet your grandmother. But you should know that no one can make you feel inferior without your consent. Eleanor Roosevelt said that. Yes. Another special lady like yourself. Very well, then I'll go meet your grandmother. But you should know that no one can make you feel inferior without your consent. Eleanor Roosevelt said that. Yes. Another special lady like yourself. I'll be back at 3 o'clock. Thank you. She has a hat. Do you really think wearing that hat is going to keep people from seeing your ये new देखिए हर मामले में वो Lana नुक्स निकाल Just लिया because हेड the पहनने में student नुक्स है population may be morally bankrupt, that doesn't mean they're blind. Just stop it, okay? Just because your hair sucks, get off mine. Ouch, thank you. Michael, can you please pretend that you have a life for just... अब वो भी खुश हो गया कि असल में ये इसे स्टाइल अपनाना चाहिए था उसकी बातों को रद्द करने के लिए कि जस्ट शट योर माउथ, यानी ये छोड़ो ये बातें, हर बात में मेरे में नुक्स, हर बात में नुक्स जो है। तो बहरहाल ये थोड़ा सा और भी था आगे, टाइम सेव करने के लिए मैं आगे चल रहा हूँ। मकसद ये है जो बात आपको समझाना चाहता था कि ये असल में इंफीरियर फील करना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी फीलिंग्स होती हैं। लोग जिस तरह के मर्जी अल्फाज बोलें, बम्बार्डमेंट करें अल्फाज की, आप एक दायरा लगा लीजिए, उन अल्फाज को सुने जरूर, ठीक है, लेकिन उसको रद्द करते जाएं फिर। स्टूडेंट, टीचर एंड सेल्फ एस्टीम। अभी तक हमने जो बात की है सेल्फ एस्टीम की एज अ जर्नल थी, लेकिन अब हम जरा परफेक्शन की तरफ आते हैं। सक्सेस इन स्कूल एंड इन लाइफ इज समटाइम्स थॉट टू डिपेंड ऑन इननेट इंटेलिजेंस। स्कूल में और जिंदगी में जो कामयाबी है अमूमन ख्याल किया जाता है ये आपके अंदर जो छुपी हुई जहानत है उसकी वजह से है। एज मेजर्ड बाय IQ स्कोर, जैसा कि ये IQ टेस्ट होता है उससे मापी जा सकती है कितनी जहानत है। स्टूडेंट सेल्फ एस्टीम इज मोर हाईली कोरिलेटेड विद स्टूडेंट सक्सेस देन इज IQ। अब ये कैनफील्ड 1976 में बहुत बड़ा माहिर नफ्सियात था, उसने ये बात कही है कि स्टूडेंट की जो सेल्फ एस्टीम है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है स्टूडेंट की कामयाबी के देन IQ। भाई एक शख्स का IQ बहुत ज्यादा हो, इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा हो, लेकिन उसकी हाई सेल्फ एस्टीम ही ना हो, वो लो सेल्फ एस्टीम का मालिक, उसकी क्रिएटिविटी इतनी ज्यादा लेकिन वो किसी के सामने पेश ही ना कर सके, तो कामयाबी कहां से आनी है? लिहाजा कामयाबी जो है वो कोरिलेटेड है विद हाई सेल्फ एस्टीम। अगली बात अब टीचर्स के लिए खुसूसन सुन लीजिए। टीचर्स कैन डू लिटिल टू चेंज IQ। मैंने आपको बताया था कि आप वो स्लो लर्नर बच्चे के साथ जितनी मर्जी मेहनत कर लें 5% फर्क पड़ जाएगा, 10% फर्क पड़ जाएगा। लेकिन टीचर्स कैन डू लिटिल टू चेंज IQ। टीचर्स जो है किसी का IQ तब्दील बहुत कम तब्दील कर सकते हैं, थोड़ा सा उसे शाइन करेंगे, थोड़ी सी उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। देयर इज मच टीचर्स कैन डू टू रेज स्टूडेंट सेल्फ एस्टीम। ताहम टीचर जो बहुत ज्यादा काम कर सकती हैं वो ये है कि स्टूडेंट की सेल्फ एस्टीम बढ़ा दें, स्टूडेंट की सेल्फ एस्टीम बढ़ा दें, सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट विल सक्सेसफुल इन स्कूल। अगर उसकी सेल्फ एस्टीम बढ़ जाएगी तो यकीनन कामयाबी के मराहल भी वो तय कर लेगा।
लिहाजा टीचर्स के लिए यह है कि टीचर्स किसी का IQ लेवल तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन उसकी सेल्फ स्टीम बढ़ा सकते हैं। ये आपके हाथ में है। उसे फील करवाएं यू आर अ गुड स्टूडेंट। कोई गलती करे तो ये ना कहें कि तुमने ये गलत किया, तुम तो हो ही गलत बच्चे, बल्कि ये कहें कि बच्चा मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम्हारा ये फेल गलत है, तुम गलत नहीं। ये कहें उसे तुम गलत नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो, अच्छे खानदान से हो, तुम्हारे अब्बू तुम्हारी मामा ये इतने अच्छे हैं, जब मिलते हैं तुम्हारा बड़ा भाई भी इतने अच्छी पोजीशन लेकर यहाँ से गया, तुम अच्छे हो लेकिन तुम्हारा ये काम अच्छा नहीं है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ये काम करोगे, लिहाजा आइंदा मुझे उम्मीदों पे पानी ना फेरना, मेरी तवक्कुआत पे पूरा, मुझे बड़ी तवक्को है तुमसे, ठीक है ना। ये एक दफ़ा बात करके तो देखिए उसके साथ, आप देखें वो रिजल्ट क्या देता है आपको। मैंने अक्सर पेश बताया हुआ कि आप स्टूडेंट को क्लास से निकाल के ले जाएं और जाकर किसी ऐसी जगह पर बैठे जहां पे सिर्फ आप और स्टूडेंट हो, आपके करीब कोई ना हो, कैंटीन से एक बोतल मंगवा के भी उसे पिलाएं, पैसे ऑफिस से ले लीजिएगा, ठीक है, और उसे कहें कि तुम मुझे बहुत प्यारे हो, मेरी बहुत सी उम्मीदें तुम्हारे साथ वाबस्ता है जिस तरह तुम्हारे माँ बाप की हैं, लेकिन तुम जो रिजल्ट दे रहे हो वो रिजल्ट अच्छे नहीं। जब भी टेस्ट होता है लगता है कि तुम्हें कोई वक्त नहीं मिल पाता, तुम कर सकते हो, इसमें तो कोई शक नहीं है, तुम कर सकते हो, लेकिन मेरा ख्याल है तुम्हें वक्त नहीं मिल पाता, अपना वक्त जो है वो रिलीज करो पढ़ने के लिए। इस तरह की बातें करके तो देखिए, वो डंडे छोड़े, डंडों से कोई रिजल्ट नहीं आता, वो वक्ती तौर पे मिलता है। मुझे ये बताइए, ये भैंसें गुजर रही होती हैं, ठीक है, तो आपने जिस रास्ते पे इनको डालना होता है वो डंडे मार के उस रास्ते पे लेके जाते होंगे, है ना, तो क्या वेरी नेक्स्ट डे उसी रास्ते पे जाती हैं? नो, फिर डंडे मारते हैं, हाँकते हैं, इस तरफ जाना है, ये करना है, वो करना है। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन अल्फाज जो होंगे किसी इंसान के बच्चे के लिए वो काफी होंगे, उसके ज़मीर को वो झंझोड़ेंगे और वो ख्याल करेगा कि देखें मेरी टीचर कितनी लायल है मेरे साथ, वो मुझे कितने अच्छे तरीके से जो है वो अपनी तवक्कुआत बता रही है, इसने मेरी इंसल्ट भी नहीं की, मुझे दूसरे स्टूडेंट से अलहदा ले आई है, मैं बेटा आपको इसलिए अलहदा लेकर आई हूँ कहीं आप फील ना करो, दूसरे बच्चे आपकी कमजोरी के मुतल्लक ना जाने, लेकिन आपने आइंदा से ये काम नहीं। ये है तरीका का, ठीक है, इससे उसकी सेल्फ एस्टीम रेज होनी है। अगर दूसरों के सामने अलकाबात देंगे सेल्फ एस्टीम नीचे गिर जाएगी, जब नीचे गिरेगी तो अच्छे IQ लेवल वाला बच्चा भी जो है वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकेगा। जैसे अक्सर पेशर कहते हैं बुला दर्जे का ज़हीन है, पता नहीं इसने इम्तिहान में क्या किया, क्या हो गया इसे। तो जब आप सिम्टम्स देखें, अलामात देखें, आपको पता चलेगा कुछ ना कुछ उसके साथ हुआ है, वो आपने ना किया, घर से कुछ हो गया होगा। यकीन माने जब मैंने छानबीन की तो इस तरह भी पता चला कि एक बच्चा स्टडीज में बड़ा बेटर चला रहा है, अचानक एक इम्तिहान में वो बिल्कुल इस तरह के रिजल्ट लेता है कि बस फेल होने से रहा। भाई ये क्या हो गया? जब छानबीन करते हैं तो उसके घर वाले खुद बता देते हैं माँ बाप की आपस में अनबन हुई है और माँ अपने बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर आई हुई है, बाप मिल नहीं रहा या माँ को निकाल दिया हुआ बाप के पास है, बच्चे दादी संभाल रही है। तो वो बच्चा इतना मुतासर होता है और उसकी सेल्फ एस्टीम, उसकी खुद इत्मीदी, उसका कॉन्फिडेंस अपने ऊपर, अपने खानदान के ऊपर जमीन पे जा गिरता है, तो रिजल्ट कहां से देगा? देयर आर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस एट होम, यही बात मैं कह रहा था। देयर आर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स स्टूडेंट फेस एट होम, बच्चे घरों में बहुत सारे मसाइल का शिकार होते हैं, एंड इन देयर कम्युनिटीज, और अपनी माशरे में, अपनी कम्युनिटी में। इंस्ट्रक्शन शुड हेल्प फॉस्टर सेल्फ एस्टीम, नॉट अंडरमाइन इट। अब आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, आपका जो मामला उसके साथ, इससे उसकी सेल्फ एस्टीम फॉस्टर होनी चाहिए, ना कि अंडरमाइन हो जाए, नीचे गिर जाए। वो जो छाप लेकर आया बाहर से, ठीक है ना, जो वो दुख और गम लेकर आया बाहर से, जब आपकी क्लास में पहुंचे सब कुछ दूर हो जाए, वो सब कुछ दूर हो जाए। आप टीचर्स जो है ना, आपको पता चल जाता स्टूडेंट का, कोई स्टूडेंट बड़ा ही चुप बैठा हुआ है, आपकी क्लास एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं ले रहा, समझ ले उसके साथ आज घर में कोई प्रॉब्लम हुई है, उसको बुला के पूछ लें सेपरेट। इतना वक्त होना चाहिए हमारे पास।
उसको सेपरेट पूछे, अगर प्रॉब्लम बता देता ठीक है, नहीं तो आपकी एक थपकी, एक प्यार का बोल ही उसकी बहुत सारी जो धूल ऊपर पड़ी हुई है उसको साफ कर दे। एजुकेशनल प्रैक्टिसेस एंड सेल्फ एस्टीम। देखिए एजुकेशन के हवाले से आप देखिए कि एजुकेशन में सेल्फ एस्टीम किस तरह बढ़ती है, किस तरह कम होती है। एटीट्यूड्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ टीचर, टीचर का रवैया, टीचर का अमल, टीचर का रवैया और टीचर का अमल, ये दोनों चीजें जो हैं ये उस बच्चे की सेल्फ एस्टीम को मुतासर करती है। एजुकेशन में टीचर का रवैया और टीचर का अमल बच्चे की सेल्फ एस्टीम को मुतासर करता है। अगर उसका रवैया बड़ा पॉजिटिव होगा और उसका अमल भी बड़ा पॉजिटिव होगा उस बच्चे के वाले से, तो उसकी सेल्फ एस्टीम रेज होना शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्लासरूम मेथड्स एंड टेक्निक्स, ये भी बड़ी अहम है भाई। अगर क्लासरूम में आपने मेथड ही ऐसा इख्तियार किया हुआ, जिसने सबक सुना लिया बच गया, जिसने नहीं सुनाया वो फेंटिंग, ठीक है, तो ये क्लासरूम का मेथड, उसकी टेक्निक, ये बच्चे की सेल्फ एस्टीम ऊपर कर रही है नीचे कर रही है। स्कूल इन्वायरमेंट, स्कूल की इन्वायरमेंट भी बड़ी अच्छी है, ठीक है, अच्छे स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट किया जाए, बुरे स्टूडेंट को ज़दोकोब ना किया जाए, ठीक है, उन्हें समझाया जाए। तो क्या होगा, रिसर्चेस हैव शोन दैट देयर आर 3 थिंग्स, बहुत सारी रिसर्च जो है उसने ये चीजें वाजे की हैं कि 3 चीजें ऐसी हैं विच आर हाईली कोरिलेटेड विद स्टूडेंट सेल्फ एस्टीम, जो बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं स्टूडेंट के सेल्फ एस्टीम के साथ। ये 3 जो मैंने बयान कर दी। एटीट्यूड्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ टीचर, टीचर का रवैया, टीचर का किरदार, टीचर का अमल। क्लासरूम मेथड्स एंड टेक्निक्स, भाई टेक्निक्स के ऊपर अभी बात ही नहीं हुई कि मुख्तलिफ असबाब को पढ़ाने की क्या टेक्निक्स होती हैं। अगर आपने किसी ऐसी टेक्निक को इख्तियार किया हुआ जिससे स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही, उससे भी वो लो सेल्फ एस्टीम का शिकार हो जाता है। वो फील करता है कि शायद मेरी समझ ही इस काबिल नहीं है, मेरी अक्ल ही इस काबिल नहीं है, मैं इस काबिल नहीं हूं जो मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन वो ये फील नहीं करता कि टीचर की टेक्निक खराब है, ये सब्जेक्ट तो इस तरह समझाना था, ये काम तो ऐसे करना था, ठीक है। टीचर को पता ही नहीं, टीचर अपने झटके अंदाज में, जैसे मैंने मिसाल दी, यहां से लेके यहां तक याद कराना बस, ठीक है। मैथ का सवाल एक करवा दिया, बाकी 1000 किस्म के और डिफरेंट किस्म के सवाल हैं, उनको उसने हाथ नहीं लगाया, ठीक है। तो ये टेक्निक्स भी जो है उसकी सेल्फ एस्टीम को नीचे गिरा देंगे। और फिर स्कूल की इन्वायरमेंट, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दी है। कुछ माहौल इस तरह का जैसे स्टूडेंट फ्री फील कर रहे हैं क्लास में और क्वेश्चन कर रहे हैं हाथ खड़ा करके। एटीट्यूड्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ अ टीचर, वी कम टू एस्टीम आवरसेल्व्स एज अदर्स एस्टीम अस। हमारी सेल्फ एस्टीम उस वक्त बढ़ती है जब दूसरे हमारी बढ़ाते हैं, यानी टीचर अगर उसको बढ़ोतरी दे तो सेल्फ एस्टीम बढ़ जाती है। मैंने कहा था क्वेश्चन किसी का रद्द नहीं करना, इसमें कोई मजाइका नहीं है। अगर आपको जवाब नहीं आता तो आप अपनी खिफत मिटाने के लिए ये कहें कि बैठ जाओ, तबाह हो जाओ, ये है वो है, तुम हमेशा ऊट पटांग सवाल करते हो। वो ऊट पटांग नहीं था, आपको जवाब नहीं आता होगा उसका। मैंने कहा कि अगर आपको जवाब नहीं आता कोई मजाइका नहीं है कि बच्चे मैं आप इसका जवाब आपको कल दूं। बेशक ना कहेंगे मुझे अभी आता नहीं है, अब ये कहते मैं इसका जवाब आपको कल दूंगी, आज जरा आज का काम कर ले, ठीक है। If teacher wants to help students in increasing their self-esteem, अगर कोई टीचर चाहती है कि मैं बच्चे की सेल्फ एस्टीम को बढ़ाऊं तो क्या काम करिए? 3 काम तजवीज किए हैं। अवॉइड रॉन्ग जजमेंट्स, ये जो गलत फैसले होते हैं ना इनको अवॉइड करें। गलत फैसलों में बहुत सारे गलत फैसले टीचर किया करते हैं। क्लास में शोर हो रहा है और कहीं प्रिंसिपल ने डांट दिया है कि ये क्या हो रहा है आपकी क्लास में, और वो उस टीचर ने डंडा पकड़ा है और सबको एक लाइन में लगा के मार दिया। उसमें 10 बच्चे शोर करने वाले थे, 25 शोर करने वाले नहीं थे, उन्होंने भी मार खा ली। ये रॉन्ग जजमेंट्स हैं आपके, ठीक है।
एक्सेप्ट एज इंडिविजुअल्स ऑफ इन्फिनिट वर्थ एंड वैल्यू। हर बच्चे को एक्सेप्ट कीजिए उसकी महदूद सलाहियतों के साथ, लामहदूद नहीं, इन्फिनिट। हर बंदा जो है महदूद सलाहियतें रखता है, वो बच्चा भी महदूद सलाहियतें रखता है। आप उससे तवक्कुआत इतनी ज्यादा कर लें, मैंने ये 2 एक्सरसाइजेस दी हैं, ये कल सारे हल करके लाएंगे। अब 4 इंटेलिजेंट बच्चे कर लाए और जो अगले 20 एवरेज स्टूडेंट थे उनमें से 10 कर लाए, बाकी को आपने कहा कि ये तो निकम्मे हैं। नहीं, असल में जिनके आईक्यू लेवल ज्यादा थे, जिनकी हाई सेल्फ स्टीम थी, वो आपके काम को मनोवन कर जाएंगे। बाकी जो नहीं कर सके उनको उनकी सलाहियतों के मुताबिक कबूल कर लीजिए। और ये मैं बड़ी वजाहत से बात कर बैठा हूं, उनका सिलेबस भी कम कर दीजिए। अब 2 एक्सरसाइजेज अगर आपने क्लास को दी हैं तो मुझे बताइए स्लो लर्नर को क्या देंगे? अगर 2 एक्सरसाइज मुश्तमिल है 60 सवालों पर, तो स्लो लर्नर जो है उसका मेरा ख्याल है उसमें हिस्सा होगा 5 से 10 सवाल। इतना ही होगा ना, इससे ज्यादा नहीं देंगे आप उसे। इससे ज्यादा देंगे वो करके नहीं आ सकेगा, वो मजीद स्लो लर्नर तो पहले ही था, अब लो सेल्फ स्टीम का भी शिकार होना शुरू हो जाएगा कि ये मैं कर नहीं सका, ये मैं कर नहीं सका। खड़े होने वाले बच्चों में उनको भी खड़ा किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ना, बच्चों को उनकी महदूद सलाहियतों के मुताबिक एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट एज पर्सन्स विद एब्सोल्यूट डिग्निटी। हर शख्स को उसकी डिग्निटी के मुताबिक, उसकी इज्जत नफ्स के साथ उसको कबूल कीजिए। किसी की इज्जत नफ्स को मजरूर नहीं करेंगे। टीचर ये वाले पॉइंट्स जो है वो अपना लें। हमारे यहां पे तो अभी तक चलता है ना, मुर्गा बनाकर डंडे मारने। एक खिद्दू बनाते हैं, खिद्दू क्या होता है? एक मुर्गा, बच्चे को मुर्गा बना दिया और उसके ऊपर एक बच्चा बिठा दिया। ये टेक्निक्स ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा यूज होती थी और उन लोगों ने जब से ये टेक्निक्स छोड़ी हैं उन लोगों ने तरक्की भी की है। Classroom techniques and teaching methods that raise student self-esteem do so because they simultaneously raise student achievements. बहरहाल इस तरीके से परहेज करना है जहां तक हो सके। स्कूल इन्वायरमेंट किस तरह की होनी चाहिए? इफेक्टिव स्कूल्स आर वेयर एग्जिस्ट अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, कॉमन पर्पस, शेयर्ड वैल्यूज and understanding of rights and obligations. एक स्कूल, इफेक्टिव स्कूल, अच्छा स्कूल, आइडियल स्कूल, बेहतरीन स्कूल वहीं कहलाएगा जहां पर आइडियाज को शेयर किया जाए। यानी बच्चा जो आइडिया देता है उसको शेयर करे, उसकी बात सुने, पूरी सुने बात, जो भी आइडिया पेश कर रहा है। फिर पूरी एजुकेशन का एक कॉमन पर्पस हो, जितनी भी एजुकेशन दे रहे हैं उसका एक कॉमन पर्पस हो। मैं लाहौर में एक वर्कशॉप करने के लिए गया। हमारी वहां पे 3 दिन की वर्कशॉप थी और पूरे पाकिस्तान से हाई जेंट्री वहां पर आई हुई थी। अली इंस्टीट्यूट है लाहौर में, वहां पर। तो हमारी जो ट्रेनर थी एक खतून थी, बहुत रिमार्केबल उसके लेक्चर्स थे वहां पर। 3 दिन उसने हमें भरपूर ट्रेनिंग दी लीडरशिप के हवाले से। स्कूल लीडरशिप, आपका स्कूल जो है वो कैसे दूसरों से मुमताज हो सकता है। 3 दिन भरपूर ट्रेनिंग के बाद उन्होंने हमें असाइनमेंट दी। असाइनमेंट ये थी कि अब आपने बहुत कुछ सीखा, यहां पे लिखिए अब कि आप अपने स्कूल को क्या बनाना चाहते हैं। तो बड़े बड़े वहां पर जो है, चूंकि ये असाइनमेंट भी कंपटीशन की थी, तो वहां पर जो है वो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा, पढ़ के भी सुनाया गया, उन्होंने खुद पढ़ा। जो मैंने वहां पे लिखा वो एक बात, सिर्फ एक बात थी कि मैं एक ऐसा स्कूल बनाना चाहता हूं
जहां पर तालीम और तरबियत के बाद बच्चा एक मुफीद शहरी बन सके, एक मुफीद शहरी, अ यूजफुल सिटीजन, अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि आप जो आइडिया यहां पे लिखेंगे उसको जो है आपने ड्रॉ भी करना है। ड्राइंग तो मेरी बड़ी माठी थी। ठीक है। अब मैंने कहा इस आइडिया को मैं कैसे ड्रॉ करूं। ये एक बच्चा, ठीक है, ऐसा ही, ये बाल उड़े हुए उसके, हैरान परेशान, यानी इस तरह का आलम, नीचे जूते बनाए थे वो भी टूटे हुए हैं, यानी उसकी बड़ी बुरी हालत मैंने शो की। आगे मैंने रास्ता बनाया, यहां पर जो है मैंने एक स्कूल बनाया जिसे मैंने लिखा माय स्कूल। ये मेरा स्कूल है। यहां से बच्चा एंटर हुआ और यही बच्चा इधर से जब बाहर निकला तो अब वो बड़ा डिसेंट था, बाल बने हुए थे, चेहरा खिला हुआ था। ठीक है। तो ये ड्रा, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे इस आइडिया ने वहां पे वन किया और मेरे इस आइडिया की वजह से मुझे वहां पे फर्स्ट पोजीशन मिली। कि हमारी टीचर ने बाद में, जो हमारी ट्रेनर थी, उसने कहा था कि मेरा आइडिया ही यही था इन 3 दिन की वर्कशॉप का कि आप फुल डे वर्कशॉप होती थी। सुबह 8 बजे स्टार्ट होती थी, शाम 5 बजे खत्म होती थी। दरमियान में 2 दफा चाय का वक्फा उधर ही, खाना भी उधर ही, जाना कहीं नहीं, साथ ही बैठ के खाना खाना है, उधर ही चाय पीनी है, सब कुछ वहां पर। बहुत बड़ा कमरा था, सब कुछ अरेंजमेंट उधर किया हुआ था और बड़ी बारीक बरकम उन्होंने फीस भी ली थी उसकी। तो वो उन्होंने कहा कि मेरा मकसद ही यही था। मैंने ये 3 दिन की जो वर्कशॉप की है, लोगों ने लिखी थी ज़िमनन बातें, जी हम एक ऐसी इन्वायरमेंट पैदा करेंगे स्कूल में जहां पर बच्चे फ्री हों, अपने ख्यालात जो हैं उनको शेयर कर सकें। ये भी शेयर से मुझे याद आ गया मामला ये वाला। तो इस तरह के, लेकिन ये सारी चीजें समो जाती हैं अगर वो आइडिया शेयर करे, फलां काम करे, फलां काम करे, लेकिन मुफीद सिटीजन ना बने, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ना बने, एक मुफीद शहरी नहीं बन सका और उसकी तालीम और तरबियत के बाद उससे माशरे में कोई फलाह बहबूद का काम नहीं हो सका। उसकी तालीम और तरबियत के बाद जब वो अमली जिंदगी आया तो वो बहुत बड़े बड़े जो है उसने फ्रॉड करने शुरू कर दिए, लोगों को दुख देना शुरू कर दिया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। नहीं नहीं नहीं, हमें हमारी एजुकेशन वो होनी चाहिए जिसके बाद बच्चा मुफीद शहरी बन सके, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सके। तो ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।